पैसा क्यों नहीं बना पाते सारे लोग? क्योंकि सारे लोग के लिए पैसा है नहीं ना सर इसमें। सारे लोग पैसा बनाएंगे क्योंकि ये मार्केट वो है कि इट्स अ 1 and 2 गेम। इंट्राडे ट्रेडिंग में कैन बी अ हॉबी बट इट कैन नॉट बी अ प्रोफेशन। सागर और छोटा सा है, उसमें से पानी सब लोग नहीं निकाल सकते जी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ट्रेडर 2 तरह के होते हैं। नाम चेंज होते गए समय के साथ, बट ट्रेडर 2 ही तरह के हैं, शेर और बकरी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके लिए आ रही है? ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जहां हमने अभी देखा कि दिहाड़ी 500-1000 रुपए से ऊपर नहीं है। देखिए, जब आप इंट्राडे करेंगे तो आप जब तक सौदा सोचेंगे, एल्गो तो उतने देर में आई थिंक नैनो सेकंड्स में लोग सौदे मार लेते हैं। वो 60 सेकंड्स में, 1 सेकंड में शायद वो 10-20-25 सौदे भी मार लेगा। एक बात ये कही जाती है कि ऑप्शन राइटर के जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं, बड़े ट्रेडर हैं, वो ऑप्शन राइट करके पैसा बनाते हैं। वो आराम से आगे के जाके बेच देंगे, पैसा अपने घर ले जाएंगे और आप इंतजार करते रहोगे कि कब वो बाय। वो आता नहीं, वो हर साल जीतते रहते हैं। क्या ये सच है कि ऑप्शन राइटर ज़्यादा पैसा बनाते हैं? नहीं, बिल्कुल। अगर आप हिस्ट्री का पूरा डेटा देखेंगे, आप पूरा बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि 85-90% ऑप्शंस गो वर्थलेस, जीरो, दे एक्सपायर विद जीरो वैल्यू। तो उस केस में 85-90% टाइम्स आप, इसका मतलब है कि सेलर ही हमेशा कमा रहा है। 2 लाख रुपए मार्जिन आपको भरना है, तभी आप बैंक निफ्टी का 1 लॉट राइड कर पाओगे, नेकेड विदाउट कवरिंग। अब उसके बाद 2 लाख तो है नहीं, 2 लाख से कम पैसे, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा? ही बाय डिफॉल्ट, कम कैपिटल वाला बाय डिफॉल्ट ही इज फोर्स्ड टू बी एन ऑप्शन बायर। तो बार बार वो बाइंग करके कोशिश करेगा कि मैं कमा लूं, बाइंग करके कोशिश करेगा कमा लूं। क्या ट्रेडर बहुत पैसे बना सकते हैं या ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और ट्रेडर्स बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो ये सवाल लगभग हम लोगों के डेली बेसिस पे लोग रखते हैं कि क्या ट्रेडिंग में वाकई पैसा बनता है, बहुत पैसा बनाया जा सकता है, सारे ट्रेडर पैसा बना सकते हैं या बहुत सारे ट्रेडर पैसा बना सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो आपको हमेशा पिंच करते होंगे। और जब भी मार्केट में बहुत तेज़ गिरावट होती है या बहुत तेज़ी होती है तो आप ट्विटर पे या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तरह तरह के स्क्रीनशॉट्स देखेंगे कि मैंने इतने करोड़ बनाए, मैंने इतने लाख बनाए, या देखिए मेरा इतना डूब गया। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो जो बेसिक क्वेश्चन है कि क्या ट्रेडिंग से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, क्या ट्रेडिंग को एक करियर के तौर पे देखा जा सकता है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे जो बहुत ही नॉलेजेबल है और जिन्होंने बहुत लंबा समय इस चीज़ को रिसर्च करने में, समझने में लगाया है। तो जो शो आज हम बनाए हैं आपके लिए वो इस बात पर है कि क्या ट्रेडर्स वाकई बहुत पैसा बना सकते हैं या फिर ये गेम कुछ और है। इसी को समझते हैं। हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव हैं। सर्वेंद्र जी 5 वेव्स कैपिटल चलाते हैं और अक्सर आपने हमारे साथ इनको देखा भी होगा। बहुत ब्लंट अपने विचार रखते हैं ये और मुझे ध्यान है कि अक्टूबर नवंबर क्या उससे और पहले से ये लगातार कह रहे थे कि मार्केट इनको बहुत महंगा लग रहा है, बहुत महंगा लग रहा है। बहुत लोग सुन के कहेंगे कि अरे अब तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हम अपने इस शो में जो बात कहते हैं वो दावे के साथ कहते हैं कि आप सर्वेंद्र श्रीवास्तव का कोई भी वीडियो 1 साल पहले उठा के देख लीजिए, 2024 में हर दिन लगभग इन्होंने कहा है कि मार्केट बहुत महंगा लग रहा है। क्यों महंगा लग रहा था और क्या है टेक्निकल का पूरा खेल, इसको समझते हैं। सर्वेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, और आपका प्यार और काइंड वर्ड्स के लिए हमेशा धन्यवाद, और इतने प्यार से आपने इंट्रोड्यूस किया। देखिए, थॉट यही है कि जो आप बोल रहे हैं, ये इस गेम को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये गेम मैथ्स का गेम है, इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब वो ठीक है, उसमें बैलेंस शीट भी इन्वॉल्व है, उसमें वैल्यूएशन भी इन्वॉल्व है, बट फाइनली जाके ये एक मैथ्स का गेम हो जाता है, क्योंकि एक फाइनाइट ये गेम है। लोगों ने इसको ऐसा, जो फुरू लोग हैं उन्होंने इसको ऐसा माहौल बना दिया है कि ये एक इनफाइनाइट गेम है। नहीं, ये एक बलून समझ लीजिए या पिज्जा समझ लीजिए। एक बलून है जिसको आप उतना ही इन्फ्लेट कर सकते हैं जब तक वो फटे नहीं। अगर फटेगा तो उसके बाद क्या होता है, फिर जितने भी लोग उस बलून की सवारी कर रहे हैं, हॉट एयर बलून की, वो सब आके नीचे गिरेंगे। तो 2024 एक वैसा ही साल लग रहा था और लग रहा है कि उसकी शुरुआत भी है। तो अब देखिए, एक हॉट एयर बलून में आप जब बैठेंगे तो आपको रिस्क तो हमेशा रहता है कि वो बलून की हवा कम हो गई या बलून कभी फट गया तो आप गिर सकते हैं। एक पुराने जमाने में एक एयरशिप हुआ करती थी, जेपलिन, अगर लोग समझें तो मैंने उसको भी एक बार ट्वीट किया है, मेरे हैंडल्स पे जाके अगर देखेंगे तो जेपलिन में क्या होता था, एक गैस का गुब्बारा होता था और एक प्लेन के जैसा नुमा एक शक्ल होती थी उसकी, और उसमें नीचे लोग सवारी करते थे। बट उसमें गैसेज इन्फ्लेमेबल होती थी। एक बार कभी फट गया, उसके बाद से बहुत सारे लोगों की उसमें दुर्भाग्यपूर्ण से मृत्यु हो गई, तो उसके बाद फिर वो बंद कर दिया गया। बट जेपलिन अपने ज़माने में बहुत बढ़िया एक एयर ट्रैवल था, लोग उससे बाकायदा उसमें ट्रैवल करते थे। अटलांटिक
पे भी लोग ट्रैवल किए हैं उस पर। तो वैसे ही मैंने बोला कि तो बाजार भी एक फाइनाइट बलून है, उसको आप एक लिमिट के बाहर फुला नहीं सकते, या वो एक पिज़्ज़ा है जिसके आप एक लिमिटेड हिस्से ही कर सकते हैं। एक पिज़्ज़ा है तो वो एक उसके आप लिमिटेड हिस्से करिए, अगर आप बहुत सारे हिस्से कर देंगे तो हिस्से छोटे हो जाएंगे, रहेगा तो एक गोल पिज़्ज़ा ही। परफेक्ट। अब हम आते हैं, अच्छा आज हम कागज़ पेन लेके बैठे हैं क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं पहले डिस्क्लोज दे दूँ कि मुझे टेक्निकल नहीं आता है, मैं फंडामेंटल आदमी, जी ऑब्जर्वेशन देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे चार्ट देखना तक नहीं आता, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा बहुत सारे जी। तो पहला सवाल तो ये है कि रिटेल ट्रेडर पैसा क्यों नहीं बना पाता, ये बताओ आप। जैसे मैंने बोला इसके पीछे मैथ्स है, इसको आप साइंस बोल लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस में मैथ्स, क्योंकि मैथ्स नंबर्स इन्वॉल्व हैं तो आप उसको एक तरीके से टेक्निकल से साइंस है या आर्ट है? हाँ वही उसी पे आ रहा था। तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जैसे आपने बोला कि आप फंडामेंटल वाले हैं, हम भी ये पहला शो कर रहे हैं आपके साथ ये पर्सनल लेवल पे, तो थॉट मैं भी ये बता दूं कि मैं भी पहले आईटी एनालिस्ट ही था, फंडामेंटल एनालिस्ट था। हर एमबीए फाइनेंस की ये तमन्ना होती कि जाके वो बैलेंस शीट पर रिसर्च करे और उन चीज़ों को करे। बट मुझे गुरु ऐसे मिल गए जब मैंने देखा कि वो काफ़ी सारे सेक्टर्स पे उसी पर्टिकुलर एफिशिएंसी या स्ट्राइक रेट से सही कॉज ले लेते थे, और मैं आईटी के एनालिस्ट बन के वही 12-18 कंपनियों में रह गया। 2-3 साल में वही 18-20 कंपनियों में ही रह जा रहा हूं, क्योंकि आईटी के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको मेटल समझ में नहीं आ रहे होते होंगे उस समय, क्योंकि उसको आईटी को देखने का नजरिया अलग है, बैंक्स को देखने का बैलेंस शीट पे नजरिया अलग है, सीमेंट को देखने का नजरिया अलग है, एफएमसीजी को देखने का नजरिया अलग है, अलग रेशियोज, काफी कुछ अलग चीजें आप देखोगे। तो फिर मुझे लगा कि मैं कहीं उस एक सेक्टर का होके रह जाऊंगा। तो मेरे गुरु थे, अब नहीं है, आप भी उनसे मिले हुए हैं, मिस्टर सौमिल त्रिवेदी। तो उन्होंने बताया कि भाई टेक्निकल्स इज फार मोर एफिशिएंट, क्योंकि यू बी एबल टू टेक 5-10 सेक्टर्स। आप अभी एक सेक्टर में होके रह गए, 18 स्टॉक में होके रह गए, मैं उसी स्ट्राइक रेट से सपोज 100 स्टॉक देख लेता हूँ। सो आई एम 5x मोर इफेक्टिव देन यू। उस दिन मेरा यूरेका मोमेंट था, मेरी घंटी बज गई, मैंने बोला कि सर मुझे आप अपना चेला बना लो। वहां से मेरी टेक्निकल्स की जर्नी शुरू हुई। तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि अगर प्योर टेक्निकलिस्ट बनना है और आपको प्योर टेक्निकल्स करना है एकदम प्योर, तो आपको पिंक पेपर्स और बैलेंस शीट पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। तो जिस दिन उनको वादा किया था कि इकोनॉमिक टाइम्स आपसे नहीं पढ़ूंगा और बैलेंस शीट नहीं पढ़ूंगा, उस दिन से कभी नजर के सामने आ गई हो तो अलग बात है, एफर्ट करके कभी इकोनॉमिक टाइम्स और कोई बैलेंस शीट उठा के पढ़ी नहीं है। अच्छा, क्योंकि नंबर्स के दम पे भी वही काम हो जाता है। एक बात यहाँ पे, और इसमें फंडामेंटल्स को मैं बिल्कुल कम या ज्यादा नहीं आंक रहा हूं, मैं कह रहा हूं टेक्निकल हमारा मोटो वो नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक किसी और चार्टिस्ट ने, टेक्निकल एनालिस्ट ने मुझसे ये बात कही थी, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मुझे याद थी कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप कृपा करके अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए जी, क्योंकि वो फिर आपके दिमाग में बायस लाएगा। बिल्कुल फंडामेंटल खबर देखोगे, यूएस गिरा चढ़ा, ट्रंप ने ऐसा बोला वैसा बोला, नहीं। अगर आप चार्टिस्ट हैं तो प्योरली अपने चार्ट को देखिए। और ये बात आज आपने दोबारा कही तो मुझे बात रिकॉल हो गई। तो जिसके मेरे तो देखिए सुनी थी सौमिल भाई की बातों से मेरे आज भी देखिए आज भी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। ओके, तो चलिए अब वो सवाल बताइए, पैसा क्यों नहीं बना पाते सारे लोग? क्योंकि सारे लोग के लिए पैसा है नहीं ना सर। इसमें सारे लोग पैसा बनाएंगे क्योंकि ये मार्केट वो है कि इट्स अ 1 and 2 गेम। मतलब एक ट्रेड में कितने लोग होते हैं, मैं जब सेमिनार्स में लोगों को पूछता हूं, जब आप एसईसी में या किसी भी चीज़ में किसी भी एक स्टॉक के नाम हम खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करें कि आप किसी भी स्टॉक में XYZ स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब आपने ट्रेड किया उस समय खाली 2 ही लोग हैं, आप और आपके सामने वाला। अगर आप बायर है तो सामने एक सेलर है, अगर आप सेलर है तो सामने एक बायर है। तो जो युद्ध है सो कॉल्ड या जो कश्मकश है 2 लोग के बीच का है, सॉर्टिंग आपको 2 ही लोग के बीच का काम है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 रहती है स्टार्टिंग में, या तो वो जीतेगा तो आप जीतेगा। इट्स अ यस और नो काइंड ऑफ अ थिंग ना, कि यस नो तो 50-50, हेड्स और टेल्स 50-50, बाय और सेल 50-50, विन और लॉस 50-50। इट्स अ प्योर मैथमेटिकल गेम। 50-50 से शुरुआत होती है और लोगों को लगता है ये गैम्बलिंग है। मैं मैथमेटिकली बोलता हूं कि भाई अगर ये गैम्बलिंग है भी तो सबसे प्योर गैम्बलिंग है, क्योंकि आपको ऑड्स इवन मिल रहे हैं 50-50। अगर आप घोड़े की रेस खेलते हैं, अगर आप अभी मुंबई डर्बी में शायद आई थिंक 18-20 घोड़े दौड़े थे, तो हर घोड़े की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 5%। बाकी तो 19 हारने ही वाले हैं। बट इस बाजार में जब आप उतरते हो स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी 50-50 है। फिर भी अगर आप नहीं जीतते तो प्रॉब्लम आपकी समझदारी या सोच में है, मार्केट में नहीं है। मार्केट तो आपको इवन चांस दे रहा है ना जीतने का। आपको अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी या रेसलर से बढ़िया तैयारी करके आनी, क्योंकि उसको पटकना है आपको। इट्स अ रेसलिंग मैच बिटवीन 2 पीपल। फिर भी दिस इज अ गेम ऑफ फ्यू। यस। कैसे? क्योंकि देखिए नंबर्स, इसके लिए तो मुझे आपको एनएससी की साइट पे लेके जाना पड़ेगा और वहां से डेटा उठाइए और फिर आप देखिए उन नंबर्स को। जब आप क्रंच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गेम क्या है। गेम ऑफ फ्यू प्लस ऑल्सो गेम ऑफ लिमिटेड। मतलब आपके पैसे भी इसमें लिमिटेड बन रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अथाह सागर है, भाव सागर है कि मतलब जितनी बार बाल्टी डालेंगे उतनी बार आप पानी निकाल पाएंगे। यहाँ पे लिमिटेड बाल्टी पानी है, निकालने के बाद वो फिर वो ड्राई हो जाएगा, फिर वहां कुछ बचेगा नहीं उस भाव सागर है नहीं। एक लिमिटेड सी है जहां से अगर लिमिटेड बाल्टियां पानी निकालने के बाद वो सागर ही सूख जाएगा।
ओके। तो ये वैसा नहीं है कि जितनी बाल्टी डुबो और नहाते रहो और पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एनएससी एक लिमिटेड मार्केट है ना, चलिए लिमिटेड टर्नओवर। रियल लाइफ से समझाइए। जी, एनएससी की साइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने डेटा, अगर आप देखिए लास्ट ईयर का डेटा निकाला और देखा जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हुए थे, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स जहां पे हुए, एक 100 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स, जब यहाँ 100 करोड़ ट्रेड्स का ये जो फिगर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेटा था वो मैंने लिया। सबसे ज़्यादा सेशंस यहाँ पे थे जुलाई महीने में 22 सेशंस। उस डेटा को जब लिया और उसकी जब नंबर क्रंचिंग करेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है। पहले तो नंबर ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे 100 करोड़ के करीब ट्रेड्स, और उसकी ये इन करोड़ से ट्रेडेड वैल्यू, राइट। सो वी विल डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू विद द नंबर ऑफ trades which were traded. So we will go and we will say that we are dividing 3321712 by, तो आप ये देखेंगे कि आपको एक फिगर मिल गया और उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 करोड़ से तो आपको दिखेगा कि तकरीबन एनएससी का हर ट्रेड तकरीबन 32,000 रुपए का है जुलाई 2024 के महीने में। और मेरी जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 28 से 30-32 हज़ार यही वैल्यू का एनएससी का एक पर्टिकुलर ट्रेड एक 31,000 रुपए का होता है। तो अब यहां पे एकदम एक सब्ज बाग बना देते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आप रोज 1% कमा लोगे और आप 240 दिन तक हर दिन वर्किंग डेज में पैसा कमा लोगे, तो भी आप क्या कमाओगे इसमें से 1% ऑफ दैट एवरी डे इफ यू अर्न, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.001 से, तो आप देखेंगे कि 320 रुपया, तकरीबन 300 रुपया आप इसमें कमा सकते हो। और पर डे होते हैं, जब 100 करोड़ ट्रेड्स को 22 सेशन से निकालेंगे, वो मैंने यहाँ मैथ्स नहीं किए, तो तकरीबन 4-4.5 करोड़ शेयर आप देखिए, 4-4.5 करोड़ ट्रेड आपको पर डे मिलेंगे। तो पर डे 4 करोड़ लोग तकरीबन 300 रुपया ही कमा सकते हैं बस। तो जब एक आम, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर वर्कर्स, एक आम दिहाड़ी मजदूर भी जब 700-800 रुपये दिन की दिहाड़ी कमा लेता है, उसमें जाके मैं ये 320 रुपये या 300 रुपये का सौदा करूं पर डे, आई थिंक इसमें समझदारी बिल्कुल नहीं है। और ये 300 रुपये कमाने के चक्कर में आप जो बीमारियां मोल लेंगे, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और जो टेंशन आप जितना मोल लेंगे, इट इज़ नॉट वर्थ द एफर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। इसीलिए अगर आप मेरी टाइमलाइंस पे जाके देखेंगे तो मैंने नो टू ड्रग्स, नो टू इंट्राडे ट्रेडिंग बोला हुआ है कि 300 रुपये से ऊपर की दिहाड़ी नहीं है ना। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर हम सोचें कि चलिए हम तो कमाएंगे, बाकी 3 लोग नहीं कमाएंगे, तो आप इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तकरीबन 1200-1300 रुपये दिन के आप कमाएंगे। तो 20-22 वर्किंग डे में 24-25 हज़ार रुपये का ये काम है, उससे ज़्यादा का ये काम है नहीं। और अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा एक आदमी आज की डेट में, एक अच्छा ग्रेजुएट, एक अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट, एक 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी बॉम्बे में कमा लेता है, तो आई थिंक आप एक 50 हज़ार का काम छोड़ के 25 हज़ार का काम क्यों करेंगे, मुझे वो नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कैन बी अ हॉबी बट इट कैनॉट बी अ प्रोफेशन। तो मोटे तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि समझने के लिए, अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं जी, तो उसमें 100 के 100 अगर कमाएंगे तो 10-10 रुपए कमाएंगे, बिल्कुल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में होता ये कि 10 लोग ठीक से कमाते हैं और 90 लोग उनकी सेवा करते हैं। जी, यही होता है। इससे भी कम फिगर है, सभी के फिगर में तो 3-5 ही कमा रहे हैं, बट समझने के लिए ना कि बाकी 90 लूजर हैं। करेक्ट, लूजर मतलब गलत मत समझिए कि आपका नुकसान होता है जी, और 10 लोग पैसे कमाते हैं। बिल्कुल, ये इसलिए गेम ऑफ फ्यू है, गेम ऑफ फ्यू, ये सब नहीं कमा सकते, सब नहीं कमा सकते, क्योंकि वो जो सागर और छोटा सा है उसमें से पानी सब लोग नहीं निकाल सकते जी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ट्रेडर 2 तरह के होते हैं, नाम चेंज होते गए समय के साथ, बट ट्रेडर 2 ही तरह के हैं, शेर और बकरी। शेर हमेशा बकरी का शिकार करता है, और बाजार में भी तरीके वही हैं। शिकार हमेशा शेर भगदड़ में ही करता है, शेर भगदड़ मचाएगा, जंप करेगा तो जो झुंड है वो तितर बितर होगा, और एक वीक एनिमल कहीं उसको दाएं बाएं मिलेगा और उसका शिकार होगा। तो जो बॉटम से जितने वीक है शेर, शिकार जब शुरू करता है तो बॉटम से वीकनेस जाती जाती है, और जहां तक भी वो गई, 90 तक गई, 95 तक गई, उतने लोग इसमें पिसेंगे। और उस शेर का नाम आप स्मार्ट मनी दे दीजिए, सालों से वो स्मार्ट मनी कमाता आ रहा है, क्योंकि उसके पास उस हर अपने जमाने के हिसाब से उसके पास राइट टूल्स हैं। इसलिए शेर हमेशा कमाते आ रहे हैं, क्योंकि शेर के अंदर सब कुछ है शिकार करने के लिए, जो बकरी में नहीं है। बकरी इम्पेशेंट है, हरी घास देखने के बाद बकरी को समझ में नहीं आता है, और वो हरी घास देख के जाती ही जाती है, जबकि उसको मालूम है इस घास के पीछे शेर हो सकता है। बकरी को प्यास लगेगी तो पानी पीने जाएगी ही जाएगी, उसको मालूम है वहां शेर हो सकता है। शेर को ये मालूम है कि बकरी घास पे भी आएगी और पानी पे भी आएगी। शेर फिर कहीं मेहनत नहीं करता, उन्हीं 2 जगहों पे बैठा रहता है। तो क्या ये मानना चाहिए कि जिसको हम लोग उपमा के तौर पे शेर कह रहे हैं जी, यानी जिसके पास बहुत पैसे हैं जी, वही जीत रहा है?
नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। शेयर छोटे बड़े सब तरह के हो सकते हैं। शेयर एक देखिए, शेयर खाली पैसा नहीं है, शेयर होना एक सोच है, इट्स अ मेंटालिटी। अगर आपकी शेयर की मेंटालिटी है तो आपके अंदर धैर्य, पेशेंस, हर ट्रेड सेटअप के लिए आपको पेशेंस रहेगा। आप रोज रोज ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए मेरे ट्विटर हैंडल पे भी 5S पे लिखा हुआ है ऑफिशियल पे कि भैया नो टू इंट्राडे, से नो टू ड्रग्स, इंट्राडे इज लाइक ड्रग्स, से नो टू इंट्राडे। क्योंकि जब आप इंट्राडे करते हो तो आप अपनी एफिशिएंसी को खत्म कर रहे हो, और ये 320 रुपए का धंधा कर रहे हो आप, 300-500 रुपए दिन की दिहाड़ी कर रहे हो, जबकि उससे ज्यादा दिहाड़ी आपकी होनी चाहिए। अगर आप आज एक अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आज की डेट में 40-50 हजार रुपए सैलरी बॉम्बे जैसे शहर में तो नॉर्मल हो गई है। तो अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आप 25,000 का काम क्यों करोगे? वाई आप नहीं करोगे? तो आपको ये देखना है कि जस्ट लाइक एनी बिजनेस, इफ यू आर ट्राइंग टू डू अ बिजनेस, यू हैव टू सी व्हाट यू आर गोइंग टू अर्न। मतलब एक चलता हुआ अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस छोड़ के 50,000 रुपए वाला आप 25,000 का काम तो नहीं करोगे। अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीने जी की नौकरी कर रहा है, CTC 50,000 हम उसको टेक होम मान लेते, जस्ट फॉर द शेक ऑफ एग्जांपल, बिल्कुल, और वो 50,000 रुपए ट्रेडिंग से कमाना चाहता है जी। अब मैं एक थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि वो स्किल्ड भी है, तो उसको कितना कैपिटल चाहिए? देखिए अभी आपने पूछा, बट मेरी जिंदगी में तो ये लाइव हुआ पड़ा है। लोग मेरे से पढ़ने आते हैं, और बात तो यह है कि कोई मेरे से पढ़ने आया, कुछ भी करने आया, तो मैं उसको तुरंत अंदर ले सकता हूं। बट मैं हमेशा ये समझता हूं कि भाई आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि आप फीस भी भर सको, प्लस उसके बाद वो फीस रिकवर कर सको। सारा पैसा मुझे दे दोगे मेंटरिंग में, और आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा कैपिटल ट्रेड करने के लिए, आप पैसा कहां से कमाओगे? पहली बात तो वो। और दूसरी बात ये आपको फाइनेट समझना बहुत जरूरी है कि भाई छोटे कैपिटल पे आपने बहुत कमा लिया तो आप 25-30-40% कमा लोगे। राकेश जी जब थे और बोलते थे कि भाई अगर आप 20-22% इन्वेस्टिंग में कमा रहे हो तो आप शहंशाह हो। तो मैं कह रहा हूं चलिए आप उनको भी बीट कर लीजिए, और आप कहिए कि मैं छोटे कैपिटल पे 40% हर साल कमा सकता हूं, या 50% भी हर साल कमा सकता हूं। अगर आप 50% भी बोलो कि मैं हर साल कमा सकता हूं, और आप 6 लाख की नौकरी छोड़ रहे हो, तो क्या आपके पास आज 12 लाख कैपिटल है वो 50% बनाने की? क्योंकि एटलीस्ट अपनी सैलरी को तो आप रिप्लेस करना चाहोगे ना ट्रेडिंग से। आप फुल टाइम काम कर रहे हैं और आप कहते हैं मैं भाई 50% मैं कमा लूंगा, तो आप अपनी ट्रेडिंग को रिप्लेस, उस इनकम को रिप्लेस कर रहे हो। तो आपके पास अगर 6 लाख आपको साल का कमाना है तो आपको आज 12 लाख कैपिटल होनी जरूरी है। तो एट द स्टार्ट ऑफ दैट कैरियर मेरे पास 2 बच्चे आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो मैंने बोला कि क्या तुम्हारे पास 12 लाख है, और वो भी इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि आप बैंक से लेके आओगे तो फिर तो आपको उसके ऊपर पैसे देने हैं, पहली बात तो वो अलाउड भी नहीं है, बट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना है। अगर आप ब्याज पे पैसा लेके आ रहे हो तो फिर आप 40% में से तो 12-18% ब्याज ही भरोगे, तो आपको क्या बचेगा? तो फिर आपको अपना रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा या कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। तो इफ यू हैव कैपिटल फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर ओन 12 लाख कैपिटल, तब तो आप 50% में 6 लाख जनरेट कर पाओगे, और 50% भी होगा नहीं सर। आप कितना भी उठा पटक कर लो, 25-30% ही आप कमाओगे। तो विच मीन्स यू शुड हैव एटलीस्ट 24 lakhs ऑफ स्टार्टिंग ट्रेडिंग कैपिटल इफ यू वांट टू लीव अ 50,000 जॉब। वहां से आप ब्रेक इवन से स्टार्ट होगे ना। तो अगर आपके पास 24 लाख रुपए नहीं है तो आप 6 लाख रुपए साल नहीं कमा सकते। तो ये तो एक तो बात ये हुई कि मोटा कैपिटल भी लगेगा जी, और उसके बाद ये विनिंग प्रोबेबिलिटी, हम तो बेस्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि इसके पास स्किल्स चाहिए कि बनाइए, सब कुछ नहीं है, यू नीड स्किल्स चाहिए। जी बिल्कुल, यू नीड स्किल्स, यू नीड टू नो दिस मैथ्स प्रॉब्लम, यू नीड टू नो द स्किल्स। तो जैसे अच्छा एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन कि भाई अब देश में इतने सारे ट्रेडर हो गए, पहले अकाउंट कम थे, अब तो बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए, और जो न्यू जनरेशन आए हैं कोविड के बाद से, उसमें ट्रेडर्स की संख्या काफ़ी बड़ी है जी। इन्वेस्टिंग में लोगों को दिलचस्पी कम है, क्योंकि वो कौन 3 साल इंतजार करे जी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी कॉफ़ी बनी और पिया जी, तो ये चार्म है, थ्रिल है लाइफ में जी, रोज सुबह उठ के मार्केट भी देखना है जी। तो ट्रेडर नहीं, मार्केट भी बहुत बड़ा हुआ है जी, फिर भी नहीं बन रहा रिटर्न, क्यों? देखिए बहुत बड़ा होने के बावजूद ये हो रहा है कि आपके नंबर ऑफ ट्रेडर्स भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो अगर आप 2008 देखें तो तकरीबन 1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे यूनिक। आज की डेट में मुझे लगता है कहीं 7-8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए। तो मार्केट अगर 4-5x हुआ है तो डीमैट अकाउंट्स भी 7-8x हो गए, उससे ज्यादा, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा स्पीड से बढ़े हैं, बिकॉज वो एक हर्ड मेंटालिटी उनको मार्केट की तरफ ला रही है। तो अगर इस एक इलस्ट्रेशन से समझें इसको, तो ये व्हाइट पेपर इनफाइनाइट है, हर दिशा में फैलता जा रहा है और दूर दूर तक किसी इसका कोई अंत नहीं है। उस इनफाइनाइट स्पेस में अगर हम बोले कि पृथ्वी है और पृथ्वी पे NSE स्टॉक एक्सचेंज है और उसका डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो उसको आप ये समझ लीजिए कि ये NSE का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक पिज़्ज़ा है। तो अगर ये पिज़्ज़ा, अगर मान लीजिए दिन का 1 लाख करोड़ का कैश में वॉल्यूम्स हो रहे हैं, जो हमने पीछे का भी डेटा देखा था वो कैश का डेटा था, 1 लाख करोड़ का डेली वॉल्यूम यहाँ हो रहा है, जिसमें आप रोज 1% कमाना चाहते हैं, विच मीन्स यू आर ट्राइंग टू अर्न 1000 करोड़ प्रॉफिट। ठीक है, आप 1000 करोड़ प्रॉफिट यहाँ कमाना चाह रहे हैं। तो इस पिज़्ज़ा का अगर आप 1 करोड़ हिस्सा करेंगे, 1 करोड़ ट्रेडर ये कमाना चाहेंगे 1 करोड़, तो ये खाली दिन का 100 रुपये बचेगा। तो आप इस पिज़्ज़ा के जितने हिस्से करते जाएंगे, ये फाइनाइट पिज़्ज़ा जितने हिस्से करते जाएंगे, वो हिस्से छोटे होते चले जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और फाइनली करेंटली
जो हमने पीछे डेटा देखा 4.5 करोड़ ट्रेड अगर हो रहे हैं, उसमें ये शेयर अभी केवल 32,000 रुपए का एक ट्रेड है, जिसका कि 1% जो है इट इज ओनली 320 रुपीज। तो दिन का 300-400 रुपए का दिहाड़ी जो हमने वहां प्रूव किया था, जो हमने निकाला था मैथमेटिकली, वो हमने यहां पे भी दिखा दिया कि इसको इस एंगल से आप समझें। तो इस पिज्जा के अगर आप और छोटे टुकड़े करना चाहते हैं, अगर आप इसके 9 करोड़ टुकड़े करना चाहते हैं, तो ये जो 320 रुपए है ये श्रिंक करके 160 रुपए रह जाएगा, एंड सो ऑन। या आप दूसरी तरफ जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं खाली 1 करोड़ लोग कमाएंगे, तो मैंने बोला था कि 1 करोड़ कमाएंगे तो 1200 से 1300 रुपए की दिन की दिहाड़ी होगी। बट इन एनी केस ये दिहाड़ी उतनी बड़ी नहीं है कि जिसमें पूरे देश का रोजगार चल सके, ठीक है। तो ये मैं फिर से वही शब्द बोलूंगा कि भाई दिस कैन बी अ हॉबी फॉर अराउंड 1 करोड़ 10 लाख पीपल, बट दिस कैनॉट बी अ बिजनेस और रोजगार का इसको बिल्कुल मेरे हिसाब से नाम नहीं देना चाहिए ट्रेडिंग को। अगर आप हेल्थ केयर में जाएं जहां 10-1 करोड़ लोग इंप्लॉयड हैं, या आप इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे तो वहां 5-10 करोड़ लोग इंप्लॉयड हैं। अगर देश की आबादी का 5-10% कोई सेक्टर इंप्लॉय नहीं कर पा रहा है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, तो फिर वो रोजगार तो नहीं हो सकता। काइंड ऑफ मेरे डेफिनेशन में, आई माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, बट मैं कहता हूं ये 10 लाख लोगों के लिए हॉबी हो सकती है, और बाकी 90 लाख लोग उनके लिए लॉस भरेंगे। तो यहाँ पे अगर आज आप एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाते हैं तो डॉक्टर से लेके नर्स तक लेके वार्ड बॉय तक सब सैलरीज कमा रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं, नो डाउट लोग उसके लिए अपने हेल्थ के लिए पे कर रहे हैं, बट कोई इसमें लॉस नहीं कर रहा है। जो अपनी ट्रीटमेंट करा रहा है वो ठीक होके जा रहा है, तो ही थिंक्स दैट ही इज गेटिंग होल वैल्यू ऑफ हिज पेमेंट। तो मोटे तौर पे ये है, मतलब ये कि बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये लोग पता नहीं ट्रेडिंग कितनी बुराई क्यों कर रहे हैं। समझने वाली बात है, थोड़ा स्टेप बैक करिए, तो अपने आप को ही अपनी बैलेंस शीट से आप एनालाइज करिए जी कि ये आपके लिए एक फुल टाइम करियर के तौर पे अगर आप सब लोग देखने लगेंगे तो ये रहेगा नहीं, तो ये रहेगा नहीं। और 10 लोग का तो हो जाएगा करियर, 90 लोग उसकी सैलरी देंगे। एग्जैक्टली वही है, ये दरअसल गेम बनेगा। ये फैक्ट है। लोग जब तक अपनी ईगो सरेंडर करके बाजार में नहीं आएंगे, जब तक आप उस अहम में रहेंगे, नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है, जब तक आप इस मैथ्स को नहीं समझेंगे तब तक आप मार खाते रहेंगे। जिस दिन आप ये मैथ समझ गए, शायद आप उन शेयरों में चले जाएं टॉप 5% कि आपका कमाई शुरू हो जाए। करेक्ट। तो हम ये बिल्कुल नहीं कतई बोल रहे कि मार्केट छोड़ दीजिए, मार्केट क्यों छोड़ने को हम किसी को नहीं बोल रहे। हम ये कह रहे हैं अगर आए हैं तो समझ के करिए, एटलीस्ट यू बी द विनिंग 5% एंड नॉट द लूजिंग 95%। ओके, तो ये बेसिकली ये पूरा ये शो की परिकल्पना मैंने इसलिए की थी, एक तो समझना था पूरा, लोग बहुत परेशान थे, और ये सेबी के डेटा के आधार पर है जिसमें उन्होंने खुद बताया कि 95% लोग पैसे नहीं बना पाते, लूज करते हैं, और उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो नए हैं, यंग हैं। अब इसमें जल्दी से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आदमी हताश ये सोच के होता है कि पूरी दुनिया में ऐसा दिखता है, ट्विटर वर्ल्ड में या सोशल मीडिया में ऐसा दिखता है कि लोग बहुत कमा रहे हैं, तो आदमी को एक हीन भावना का शिकार हो जाता है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि मैथ्स की प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम शायद ना हो, मे बी ही हैड दैट स्किल, पेशेंस, सब कुछ, बट मैथ्स ने उसको हरा दिया, क्योंकि वो मैथ्स पे विजय नहीं पा पाया। बाजार पे विजय पाने का मतलब इस बाजार की मैथ्स पे विजय पानी है आपको। तो आप हीन भावना का शिकार ना हो, स्किल्स को लर्न करें एंड ट्राई टू बी दैट 5%, नॉट द 95%। ओके, चलिए अभी वो वाले में भी आएंगे कि कैसे स्मार्ट ट्रेडर बने। अभी पहले बताइए कॉमन मिस्टेक्स ट्रेडर की क्या होती है, जो बहुत बेसिक कॉमन लोग करते हैं और रिपीटेडली करते हैं। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक तो इंसान की ये है कि वो समझता है कि उसको सब मालूम है। ओके। तो और वो मालूम वर्ड बड़ा खतरनाक वर्ड है। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मालूम होना जो है ना सबसे खतरनाक वर्ड है, क्योंकि इंग्लिश में उसको मालूम को बोलेंगे आई नो। नो में आप लेज लगाई तो होता है नॉलेज, बट चक्कर क्या है, मालूम और नॉलेज के बीच में एक सबसे बड़ी खाई है, जिसको हम बोलते हैं कि वो खाई जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप सब्जेक्ट को इन एंड आउट समझ जाते हैं, तब आप पहुंचते हैं अंडरस्टैंडिंग तक। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने की शुरुआत एक अच्छे इंसान से होती है, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको चीज़ों की समझ होना बहुत जरूरी है। बट एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल यहाँ लूंगा, जब कुछ भी शैतानी करता है या कुछ भी बोलता है आज की डेट में, तो वो अपने माँ बाप को बोलता है कि मुझे मालूम है। एक पहाड़ है जिसको हम बोलेंगे मालूम या आई नो। छोटे बच्चे का हमेशा जवाब रहता है कि डोंट टेल मी, आई नो मामा, आई नो मामा। बट उसके दूसरी तरफ एक और पहाड़ है जो अंडरस्टैंडिंग का है। आम जिंदगी में इन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं माना जाता और सोचा जाता है कि इट इज नोइंग इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग, बट ऐसा है नहीं। इट इज नॉट। नोइंग और अंडरस्टैंडिंग के बीच में बहती है ये नदी या ये खाई, जिसको क्रॉस करना है आपको और समझना है। तो उसके लिए क्या करना है, फ्रॉम नोइंग टू अंडरस्टैंडिंग, जो हम बोलते हैं ना कि इनलाइटमेंट जो जर्नी है, वो आपकी समझदारी तभी आएगी बाय आस्किंग गुड क्वेश्चंस लाइक व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, ऐसे बहुत सारे सवाल, सिंगल वर्ड सवाल। ये कहने के लिए तो बहुत छोटे शब्द हैं, बट अगर आपने जीवन में ये किया
तो आप जो है ना अंधकार से उजाले में जाएंगे, और जिसको हम बोलते हैं ना कि आपका एक लॉजिकल और एनालिटिकल माइंड जो है वो आपका यहां पे एक बहुत अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है, तो आपको ये जर्नी नोइंग से अंडरस्टैंडिंग की करनी है, जिसके लिए ही बोला जाता है कि भाई एक गुरु होना बहुत जरूरी है, या एक स्कूल, एक कॉलेज, या एक कोर्स, या MBA फाइनेंस, या इंजीनियरिंग, जो भी आपने किया है, जो भी फील्ड में आप जा रहे हो, उस फील्ड की प्रॉपर स्टडी, सो दैट एक अंधकार से रोशनी की तरफ आप जा पाओ। ये जर्नी जो नोइंग से अंडरस्टैंडिंग की है, वहां आप जा पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एकदम फिर एक क्रूड एग्जाम्पल दूं कि भाई जिसकी हड्डी आज तक टूटी नहीं है, उसको मालूम तो है कि हड्डी टूटती है तो दर्द होता है, लेकिन जो गिर के जिसने हड्डी तोड़ के प्लास्टर लगाया है, नॉलेज उसी को है, उसको अंडरस्टैंडिंग उसी को है कि क्या दर्द होता है। तो ये नहीं बोल रहा हूं लोगों को कि जाके अपनी हड्डियां तोड़वाएं, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग समथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग। वो जर्नी एक्सपीरियंस के बाद ही होती है। जिसने तोड़ा उसको एक्सपीरियंस है, जिसने नहीं तोड़ा उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं इससे अलग समझदार नहीं, समझदार बनिए, समझिए और समझ के करिए। ओके, आपको वो इस पहाड़ से उस पहाड़ जाना है और बीच की खाई आपको पार करनी है, वो एक्सपीरियंस और अच्छे सवाल पूछ के ही होगी और अच्छा सीखने से ही होगी, वैसे नहीं होगी। ये खाली हमको सब पता है जी, हमने 2-3 किताबें पढ़ ली हैं बस, और मैंने एक चार्ट देख, वो कैंडल आजकल लाल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आजकल एक क्लोकल वर्ड चला हुआ है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अगर आप पैदावार हैं तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। ये बेसिक चार्ट देखना सीख लिया है, बस बेसिक चार्ट देखा, एक किताब पढ़ लिया, बोला मैं कल से एनालिस्ट बन गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए एक बिजनेस साइकिल जो है ना वो 8 साल की होती है। अच्छा एक चीज बताओ, ये छोड़ो आप, जी, तुक्का भी लग सकता है ना? हाँ, तो अच्छा मान लीजिए मैं एक ट्रेडर बना जी और 5-6 बार मेरा सही सेटिंग गेस बैठ गया, बिल्कुल, तो मेरे को ये गलतफहमी हो सकती है कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूं। बिल्कुल हो सकती है, मतलब होती ही है, ये होती है मैंने बहुत देखी है। तो इसको पॉलिश लैंग्वेज में कहें कि आप अपनी लक को इंटेलिजेंस से कंफ्यूज मत करें। बिल्कुल नहीं करिए कि भाग्य से बन गया तो बुद्धि नहीं थी आपकी। हाँ, और बुल मार्केट के लिए भी कहा जाता है कि इन अ राइजिंग टाइड एवरी बोट्स व्हेन द टाइड टर्न्स डाउन देन ओनली यू नो हाउ मेनी आर स्विमिंग नेकेड। एक उठते हुए ओशन में सब स्विमिंग कर रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है, बट व्हेन द टाइड टर्न्स लो देन यू नो हाउ मेनी पीपल वर स्विमिंग नेकेड, व्हिच मींस ऑन लेवरेज, विदाउट मनी, सट्टा। ये सारी चीज तब पता चलेगी जब समय खराब आता है। बुल मार्केट में हर आदमी सयाना लगता है, हर आदमी बुल मार्केट में सयाना लगता है। बेयर मार्केट आपको खराब समय जो आता है ना वो बताता है। व्हाट यू कॉल, इंग्लिश का एक सेइंग है कि बैड टाइम्स विल सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉयज। तो आप मर्द हैं, ये खराब समय में पता चलेगा, अच्छे समय में। ये हमारे एक दोस्त है पंकज टिब्रेवाल, उन्होंने तो फंड मैनेजरों के लिए कहा है जी कि ये मेन वर्सेस बॉयज चल रहा है। करेक्ट। एंड दोज हु आर बोर्न इन कोविड टाइम, मतलब बोर्न इन द, दे हैव बिकम द फंड मैनेजर, टाइम विल मेक देम मॉडरेट। वो है। और हमारे दादाजी हमेशा एक चीज कहा करते थे कि सावन के अंधे को, अगेन किसी को मैं डेरोगेटरी नहीं है, मतलब वो सेइंग है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा दिखता है क्योंकि वो सावन में अंधा हुआ है, तो उसको हर चीज हरी दिखती है। तो बुल मार्केट में हर चीज हरी दिखती है, और जो बुल मार्केट की जो पैदावार है उनको सबको हर चीज हरी दिखेगी। उन्होंने लाल कभी देखा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में निफ्टी को लोअर सर्किट लगते हुए देखा, एक बार नहीं सैकड़ों बार। अच्छा, तो कहने का मतलब मुझे मालूम है कि निफ्टी को लोअर सर्किट लग सकता है, जिसने देखा ही नहीं उसको कैसे मालूम चलेगा। ये मैं बोलता हूं, मैंने निफ्टी को कम से कम 6-7 बार लोअर सर्किट 10% का लगते हुए देखा है अपने करियर में, और हर्षद के टाइम पे पापा के साथ जब काम करते थे तब भी देखा है। बुरा समय देखा है हमने 9/11 देखा है, हमने 2008 देखा है, हमने कोविड देखा है, उसके पहले देखा है। तो हमको मालूम है कि बुरा समय भी आता है और निफ्टी को भी लोअर सर्किट लगते हैं। तो अगर मैं सोचूं, मैंने अपने जीवन में एक ही अपर सर्किट देखा है 10% का, 20% के लोअर सर्किट मैंने शायद 2-3 देखे होंगे, 10-10 के भी मैंने 4-5-7 देखे हैं। तो मुझे मालूम है कि बैड टाइम्स कैन कम, बट वो एहसास औरों को भी होना चाहिए। अच्छा, एक बुरा समय आ सकता है, तो मतलब ये बात हम आप लोगों को इसलिए डराने के लिए नहीं कर रहे, डराने के लिए नहीं जी, और कोई इसको पर्सनल न ले जी, कि आप हम लोगों की ट्रोलिंग शुरू कर दें। वैसे मुझे सच बोलने में डर नहीं लगता, आप कितनी भी ट्रोलिंग करो। सिर्फ कोशिश ये है कि आपको रियलिटी बताऊं मैं। डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, मेहनत आपकी, नुकसान भी आपका और फायदा भी आपका। लेकिन मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं कि क्या गेम हो रहा है। अभी इस गेम में थोड़ा तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन में था, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि उनको अपनी रिस्क एपेटाइट नहीं मालूम और उनके पास अपनी कैपिटल का क्लैरिटी नहीं है। आपको पहले आपको ये भी समझना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, जिसके लिए आपको अपनी कैपिटल भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप वो नहीं समझ पाओगे अपने बारे में, जब तक आपको नॉलेज नहीं, नो योरसेल्फ। एवरी गुड ट्रेडर शुड नो हिज वीकनेस स्ट्रेंथ्स, कि भाई मैं सौदा काट पाता हूं कि नहीं, मैं स्टॉप लॉस लगा पाता हूं कि नहीं, मैं प्रॉफिट टाइम पे बुक कर पाता हूं कि नहीं। जब तक आपको वो सब नोइंग नहीं है, तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग सबसे पहले बनना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप वो शुरुआत नहीं करेंगे, तब ठहराओ, पेशेंस। शेर हमेशा शेर तभी शिकार करता है जब उसका मन है, उसको भूख लगी है और वो पेशेंस से करता है। शिकार करने से 2 घंटे पहले उसकी प्लानिंग करता है कि कहां से जाऊंगा, किधर से जाऊंगा तो ईजी पड़ेगा, कहां से मुझे खतरा कम है, कहां से मैं नहीं रौंद दिया जाऊंगा।
शेर को सबसे बड़ा डर ये रहता है कि जब विल्डर बीस्ट भागेंगे तो बीच में अगर मैं फंस गया तो मैं रौंद दिया जाऊंगा। तो वो हमेशा अपनी जगह बना के पहुंचता है, वो हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि शेर बनना है, बकरी नहीं। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने दो पहले से कि रिटेल ट्रेडर नुकसान क्यों करता है, फिर कॉमन मिस्टेक्स क्यों करता है, एक तीसरा आजकल ये एल्गो ट्रेडिंग, मशीन ट्रेडिंग और बड़े बड़े लोगों का गेम बन गया है जी। क्या इसकी वजह से भी रिटेल बार बार हारता है? क्योंकि मशीन से नहीं लड़ सकते ना, वो एक फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड में वो ट्रेड करेंगे और आप तो जब तक सोचोगे भी तब तक खेल हो जाएगा। ये भी तो ये प्रॉब्लम खाली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके लिए आ रही है? ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जहां हमने अभी अभी देखा कि दिहाड़ी 500,000 रुपए से ऊपर नहीं है। देखिए जब आप इंट्राडे करेंगे तो आप जब तक सौदा सोचेंगे, एल्गो तो उतने देर में आई थिंक नैनो सेकंड्स में लोग सौदे मार लेते हैं, वो एक 60 सेकंड्स में, एक सेकंड में शायद वो 10 20 25 सौदे भी मार लेगा। अभी एनएससी ने कितने अलाउ किए वो एक अलग बात है, बट आई थिंक अराउंड 20-25 ट्रेड्स इन अ सेकंड दे कैन पुट। तो वो आप उसको स्पीड को कैसे मैच करोगे? उसकी मैथ्स क्लियर है, उसका पीछे का सेटअप क्लियर है, उसकी बैक टेस्टिंग क्लियर है, और आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा कन्वोल्यूटेड है या मिक्स्ड है, तो आप जब तक हाथ उठाओगे तब तक तो उसके 25 सौदे चले गए होंगे और वो भाव भी शायद चला गया होगा जिसमें आपने सोचा होगा ट्रेड करने के लिए, तो आप रह जाओगे। तो ये प्रॉब्लम एल्गो वाली सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आ रही है। एल्गो अगेन एक देखिए ग्लोरीफाइड वर्ड है स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए, वही स्मार्ट ट्रेडिंग पहले भी होती थी और उनके डील तो फिर वो डीलर्स उतने अच्छे लेते थे कि जो फटाफट सौदे मार सकते थे। मैंने ह्यूमन डीलर्स को भी देखा है जो सेकंडों में सौदे मार देते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा सौदा कब चला गया। तो अच्छे स्मार्ट मनी वाले ट्रेडर्स पहले अच्छे डीलर्स इस्तेमाल करते थे, अब जब से कंप्यूटर्स आ गए हैं तो कंप्यूटर्स वो सौदे ट्रेड कर लेते हैं। तो एक आम ह्यूमन बीइंग जो रिएक्शन उसका 2 4 5 सेकंड डिलेड आएगा, वो उनके साथ टिक नहीं सकता इंट्राडे में। बट अगर आप थोड़े से लेड बैक पोजिशनल ट्रेडर हैं, जहां पे आप 2 3 4 दिन 5 दिन का मिनिमम व्यू लेके चलते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने सौदा 10 सेकंड पहले मारा कि 10 सेकंड बाद मारा, निफ्टी 3 पॉइंट ऊपर आया कि 3 पॉइंट नीचे आया। उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन्हीं के लिए जिनको ये इंट्राडे करना है। व्यू बनाने में टाइम लगता है, व्यू बनाने में टाइम लगता है, तो वो ग्राउंड वर्क भी आपका बाजार खुलने के पहले हो जाना चाहिए, वो आप पहले करके बैठोगे। मंदी से तेजी में आने में या तेजी से मंदी जाने में हो सकता है 1 हफ्ता लगे। जो कैलकुलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए तो 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड। बट इंसान जो एक डिलेड रिस्पॉन्स में चल रहा है, उनको मेरे हिसाब से, तो मैंने जो अपने करियर के हिसाब से देखा है कि भाई इंसान को समझाते समझाते हफ्ता लग जाता है उसको समझने में कि कुछ पलट चुका है, और तब तक वो भाव जा चुका होता है। आजकल 4-5 दिन में स्टॉक्स के भाव आप देख रहे हैं 20-25% इधर उधर हो जाते हैं, चाहे तेजी चाहे मंदी। तो अब वो जो रिस्पॉन्स टाइम है ना, दैट हैज टू बी वेरी क्विक, तो योर डिसीजन मेकिंग हैज टू बी वेरी प्रॉम्प्ट। तो वो एक एल्गो के पास डेफिनेटली एक एडवांटेज है कि उनका रिस्पॉन्स टाइम, उनका एनालिटिकल स्किल्स और उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है। डिसीजन लेने के बाद सोचते नहीं है। हम शायद सोच के 3-4 दिन लगा दें कि हाँ अब बेचना तो है, लेकिन अब कब बेचें, तो वो 2-4 दिन का जो लेटेंसी है वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जी, केबीसी के राउंड में आपको खेलना है। केबीसी में जो लोग कर लेते हैं वो थोड़ा अच्छे ट्रेडर हो सकते हैं, डेफिनेटली अच्छे ट्रेडर। बहुत तेजी से उन्होंने कर लिया, लेकिन फिर भी कंप्यूटर से नहीं जीत पाएंगे। कंप्यूटर ये खतरनाक चीज आ गई इंट्राडे में। बट मैं कह रहा हूँ पोजिशनल में वो उतना बड़ा एडवांटेज नहीं है एल्गोस के पास। हम तो ज्यादा इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ये शो हमारे इंट्राडे दोस्तों के लिए, उन्हीं की डिमांड पे बनाया है। उनकी डिमांड पे बनाए तो उनको भी यही बोलूंगा कि प्योर इंट्राडे में ना जाए। अगर इंट्राडे में पैसे बन गए हैं तो अच्छी बात है, बट थोड़ा 2-3 दिन का तो दायरा सोचें। उसका मैं कारण बता रहा हूँ कि इंट्राडे में 6.5 घंटे होते हैं। अगर आप इंट्राडे की एक कैंडल पे काम कर रहे हैं, अर्ली कैंडल पे काम कर रहे हैं, तो 6.5 घंटे का आपके पास टाइम है, और आपको 1 घंटे की कैंडल में ही पार्टिसिपेट करना है। तो मतलब अगर आप निफ्टी में मान लीजिए तकरीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट रोज ट्रेड होते हैं, तो आप उसको 6.5 घंटे में डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 15-1000 निफ्टी के लॉट्स आपको 1 घंटे में मिलेंगे। तो अगर आपका खाली इंट्राडे टाइम फ्रेम है तो आप 15,000 ही लॉट मैक्सिमम ले पाओगे, और उसी दिन 15,000 आपको बेचने भी हैं। ठीक है, तो आपके लिए मार्केट और छोटा हो गया। अभी तो हम बात कर रहे थे 4.5 करोड़ ट्रेड दिन के हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो वो 4.5 करोड़ को आपको 6 घंटे से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आपके ट्रेड्स पर आवर ट्रेड्स और भी कम हो जाएंगे, तो पार्टिसिपेशन और कम हो जाएगा। जितना आप माइन्यूट टाइम फ्रेम में जाओगे उतना ये सागर सिकुड़ के नदी, नदी सिकुड़ के तालाब। अगर पूरे दिन का ट्रेड अगर एक सागर है, तो आर्ली जो है एक नदी है, और आप जब इंट्राडे 5 मिनट 10 मिनट चार्ट में चले जाते हो तो आप एक तालाब में सिकुड़ के रह गए हो। तो फिर तालाब से ही बाल्टी में से पानी निकाल सकते हो, फिर नदी का भी पानी नहीं आएगा, और फिर आपको फिर समुद्र का पानी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने खुद ही अपना दायरा लिमिटेड कर दिया। अच्छा, एक चीज और हम लोगों ने अक्सर देखा जी कि एक शब्द सुनता हूं मैं, ब्रेकआउट आ गया है जी, या ब्रेकडाउन। अरे इसमें ब्रेकआउट आया, अब इसमें पैसा बनेगा जी। ये क्या होता है ब्रेकआउट, और क्या कोई आदमी इसको इंडिविजुअल एंटिटी, इंडिविजुअल इंसान ब्रेकआउट क्रिएट कर सकता है? देखिए मैथमेटिकली क्यों नहीं, पॉसिबिलिटी तो है ही ना। स्मार्ट मनी अगर है, और उसको स्मार्ट मनी को अब एक अंदाजा तो लग ही जाता है। देखिए जो चार्ट आपके लिए बन रहा है, मेरे लिए बन रहा है, वो सबके लिए बन रहा है, वो कंप्यूटर के लिए भी बन रहा है।
तो चार्ट देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, जो 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 नॉर्मल चीज़ें लोग देखते हैं वो तो सबके 20 डे मूविंग एवरेज तो आपके लिए भी वही सेम रहने वाला है, मेरे लिए भी, और सारे वो 8.5 करोड़ पार्टिसिपेंट, जो भी 1 करोड़ पार्टिसिपेंट है, सबके लिए सेम रहने वाला है। तो सिस्टम को तो मालूम ही है ना। तो उसके आसपास जिसको हम बोलते हैं विपसॉज क्रिएट हो सकते हैं कि सडनली आपको लग रहा है कि सिस्टम को लगा, कहीं एक अच्छे स्मार्ट एल्गो को लगा कि यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉसेस होंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग जिसको बोलते हैं, वो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। इट्स मैथमेटिकली पॉसिबल और होता भी होगा। मतलब ये करें फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप किसी अच्छे एवरेज पे जाके एक हाई वॉल्यूम से एक कैंडल बना के ब्रेकआउट किए, बट उस कैंडल पे सप्लाई आ गई एकदम से, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जिसको आज इंट्राडे, जिसको आज सरखा करना ही है, उसको तो शाम को लॉस बुक करके जाना पड़ेगा कि अगर भाव उसके नीचे बंद आ गया तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और ये गलती ट्रेडर्स बहुत ज्यादा करते हैं, इंट्राडे पोजीशन लेके उसको पोजीशनल कैरी कर लेते हैं। ये जो अभी आपने पूछा सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक इज, अगर आपने इंट्राडे किया है तो आज आपको नुकसान या मुनाफा बांध के ही जाना है। अगर आप इफ द स्टार्टिंग ऑफ योर ट्रेड वाज विद द इंट्राडे माइंडसेट, तो आप 3:30 पे उसको स्क्वायर अप करके ही जाएंगे, चाहे मुनाफा हो। लेकिन हमको ये लगता है कि हम सही हैं, मार्केट गलत है। तो यही तो मैथ समझने की खेल है ना। आप हमने जो स्ट्रेटजी बनाई वो कैसे गलत हो सकती है, मार्केट गलत है। तो मैंने वही इसीलिए सबसे पहले बोला था, अपनी ईगो अगर त्याग के आप बाजार में आए हैं तो भी आप सक्सीड कर पाएंगे, क्योंकि बाजार अच्छे को पटक देता है। बाजार के साथ आप ईगो नहीं लगा सकते अपनी, आपको कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने की ह्यूमिलिटी चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, देन ओनली यू कैन ट्रेड। ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा। एक सीरियल या वेब सीरीज आई थी जी, जिद जीत की। जिद जीत की ये चलता है मार्केट में क्या? नहीं, जिद जीत की कि मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई तो मैं जीत के दिखाऊंगा। नहीं, देखिए मार्केट लीनियर नहीं है, तो एक ही स्ट्रैटेजी हमेशा कैसे चल सकती है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। मतलब स्ट्रैटेजी अगर आपकी हो तो उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो लानी पड़ेगी, थोड़ी सी, वरना हार जाओगे। नहीं तो फिर जिद वही करोगे कि हर बार मेरी स्ट्रैटेजी चलेगी और बाजार पूरा पलट चुका है। तो फिर आप अगर आपकी देख लीजिए, अब देखिए मेंटालिटी, नाउ आई विल टेल यू, 97% 95% लोग शॉर्ट ट्रेड डाल ही नहीं पाते, उनसे बेचना बनता ही नहीं है। पीपल हैव एक्सेप्टेड टू मी ऑफ एयर, मतलब क्लाइंट्स लोग भी कभी बोल देंगे या जिनसे बहुत रेगुलर बात हुई, यार मेरे से बेचा नहीं जाता है। तो जब आप बेच ही नहीं पाओगे तो आप कमाओगे कैसे? बेचना भी तो पड़ेगा ना। मार्केट में जब तक आपने बेचा नहीं तो पैसा आपके अकाउंट में आया नहीं, वो तो पेपर वेल्थ रह गई। तो पीपल हैव टू बी एबल टू बी सेल्स ऑल्सो। बट क्या होता है, 90% आदमी से बेचने का सौदा होता ही नहीं है। एंड दैट इज वाई अगर आप एक ही तरफ गियर्ड हो और बाजार खाली एक लाइन में, बाजार ऐसे ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, और आप कहते हो नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा, तो जब जब नीचे के नाइफ्स गिरेंगे तब तक तो आप कटोगे ना। और वो ड्रॉडाउन इतने बड़े हो सकते हैं कि आपकी कैपिटल भी खा सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 100 ट्रेडर है मार्केट में एग्जांपल के लिए जी, तो उसमें ज्यादातर लोग 70-80% लोग बाई की मानसिकता, 70 नहीं 90% की मानसिकता केवल बाई की है, उनसे बेचा जाता ही नहीं है। खाली 10% जो शॉर्ट मारते हैं वो जीत जाते हैं। फिर वो उन्हीं में मैं कहता हूं, जो देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमने डेटा भी शो पे भी शेयर किया है कि देखिए 40-44 साल का अगर सेंसेक्स आप 40 साल का 1980 से डेटा निकालेंगे तो तकरीबन 12 या 15 बार, आई थिंक अराउंड 13-14 टाइम्स आप देखेंगे, 14 बार बाजार 30% के अप्रॉक्स इंडेक्स गिरा है ऊपर से इवन ईयर्स में। तो जब बाजार ही खुद बोल रहा है कि हर 4 साल में मैं एक बार 40% गिरता हूं और आप कहते हो कि नहीं मैं तो 20 साल बाय एंड होल्ड रखूंगा, तो उसमें 5 बड़े गिरावट आपको झेलनी पड़ेगी, जिसमें आपकी कैपिटल इरोड होगी, फिर आप खड़े रहोगे और फिर आप वो चलेगा। तो वो तो फिर मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। वो तो फिर आप अपना खाली लक राइड कर रहे हो कि भाई बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। पीपल निकाई 1989 से लेकर 2009 तक केवल गिरता रहा था, 40,000 से 8,000 तक आया था एक इंडेक्स। निकाई जो इतना बड़ा इंडेक्स है वो 40,000 से तकरीबन राउंड फिगर 8,000 1989 से 2009 में उसकी जर्नी थी। ठीक है, बीच में उठा पटक सब थी, बट आप ये देखिए कि 20 साल तक कंसिस्टेंटली वो इंडेक्स गिरा, जो भी उन्होंने गलतियां की होंगी। तो अब हम ये सोचें कि हम कभी वो गलतियां नहीं करेंगे, हमसे नहीं होंगी, हो सकती हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कि इंडेक्स कैन आल्सो फॉल 60-70%। तो क्या ये माना जाए कि जिसके पास बहुत पैसे हैं, मान लीजिए आप, अगेन वाला क्वेश्चन रिफ्रेश कर रहा हूं मैं जी, कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जी, उसमें से कुछ जो है मोटा कैपिटल लेके बैठे हैं जी, और कुछ छोटा कैपिटल लेके बैठे हैं। तो जो मोटा कैपिटल वाला है वो जीत जाता है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि वो ब्रेकआउट हो ब्रेकडाउन हो उसके अंदर थोड़ा होल्ड करने का पेशेंस है जी। वो गेम समझ रहा है, वो जिगजैग को ट्रैक कर ले रहा है, और आप उस जिगजैग के झांसे में फंस जाते हो। क्योंकि कई लोग फ़ोन करते हैं मुझे कि यार एक कैंडल में पूरा बैंक निफ्टी उड़ गया जी, जितना चला था सुबह से एक कैंडल में वो सब नीचे आ गया जी। तो मैंने तो एक्सेप्ट किया यार, देखो मैं तो समझ में नहीं आता चार्ट वार्ट, तो हाथ हो सकता है भाई उड़ गया। तो क्या ये इसलिए होता है क्योंकि जो मोटे कैपिटल वाला उसने एक ही बार में सबको उड़ा दिया और वो जीतेगा? नहीं, देखिए ऐसा, इसको ऐसे अगेन मैथ्स में ही इसको समझना पड़ेगा। जिसके पास 100 करोड़ है और जिसके पास 1 करोड़ है, तो 100 करोड़ वाला 1 करोड़ वाले को 99 बार हरा देगा
1 करोड़ वाला शायद उसका एक बार स्टॉप लॉस खा पाए। तो जो जब स्टॉप लॉस हंटिंग या जो स्पाइक ट्रेडिंग हो रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके पास ज्यादा कैपिटल है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वो छोटे वाले से तो ज्यादा ही है कि वो उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और ये इसको कम नुकसान पहुंचा पाएगा। सो विद रेशियो ऑफ 1:100 अगर हम पकड़ के चलें तो 100 करोड़ वाला 1 करोड़ वाले को 99 बार हरा सकता है 100 में से, और 1 करोड़ वाला भी 100 करोड़ वाले को हराएगा लेकिन एक ही बार हराएगा। तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं ला पाएगा कि वो उसको बैकफुट पे ला पाए। बैकफुट पे हमेशा इसको खेलना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ हम कैपिटल साइज की बात कर रहे हैं, यहाँ स्किल्स दोनों के पास कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। कभी एक करोड़ वाले के पास भी बहुत स्किल्स हो सकती है तो वो फाइट कर सकता है, बट आई एम सेइंग इन अ नॉर्मल सिचुएशन विद दैट काइंड ऑफ अ कैपिटल, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज विद, आपका प्रोबेबिलिटी हमेशा बड़े वाले के साथ है कि वो आपको ज्यादा नुकसान और हार्म पहुंचा सकता है, आप उसको कम पहुंचा पाएंगे। राइट जी। अब एक प्राणी जैसे मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, कैश का होता है, और जो ऑप्शन है उसमें राइटर भी होता है। राइटर मतलब सेलर और बायर। एक बात ये कही जाती है कि ऑप्शन राइटर के जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं, बड़े ट्रेडर हैं, वो ऑप्शन राइट करके पैसा बनाते हैं। वो आराम से आगे के जाके बेच देंगे, पैसा अपने घर ले जाएंगे और आप इंतजार करते रहोगे कि कब वो बाय, वो आता नहीं, वो हर साल जीतते रहते। क्या ये सच है कि ऑप्शन राइटर ज़्यादा पैसा बनाता है? नहीं, बिल्कुल। अगर आप हिस्ट्री का पूरा डेटा देखेंगे, आप पूरा बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि 85-90% ऑप्शंस गो वर्थलेस, जीरो, दे एक्सपायर विद जीरो वैल्यू। तो उस केस में 85-90% टाइम्स आप, इसका मतलब है कि सेलर ही हमेशा कमा रहा है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम सेलर विल कीप अर्निंग इन एन ऑप्शन, बिकॉज उसके पास वो स्किल सेट है और उसको मालूम है कि ऑप्शंस कैसे राइट करने, फिर उनको मैनेज करना पड़ता है। ऑप्शन राइटिंग इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब, वो आप बिना कैपिटल के और बिना उसके समझ के नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जो रिटेल वाला बंदा होता है, आज अगर आपको ऑप्शन राइट करना है तो आपको पूरा मार्जिन अपफ्रंट भरना है। सपोज निफ्टी के केस, बैंक निफ्टी के केस में 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मार्जिन आपको भरना है, तभी आप बैंक निफ्टी का एक लॉट राइट कर पाओगे, नेकेड विदाउट कवरिंग। अब उसके पास 2 लाख तो है नहीं, 2 लाख से कम पैसे, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा? ही बाय डिफॉल्ट, कम कैपिटल वाला बाय डिफॉल्ट ही इज फोर्स्ड टू बी एन ऑप्शन बायर। तो बार बार वो बाइंग करके कोशिश करेगा कि मैं कमा लूं, बाइंग करके कोशिश करेगा कमा लूं, लेकिन फिर क्योंकि उसके पास वो स्किल सेट भी नहीं है और कैपिटल भी नहीं है, तो क्योंकि ऑलरेडी ही इज डूइंग अ लूजिंग गेम। क्योंकि आप बार बार बाय करोगे इन अ मार्केट विच इज नॉट लीनियर, एवरी टाइम इफ यू बाय देन देयर इज अ प्रॉब्लम, नो? इस बात को अंडरलाइन करते हैं जी, कि ऑप्शन राइटर इसलिए बार बार जीतता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप बायर होते हैं। छोटे कैपिटल वाला हमेशा बायर है। क्यों बायर होते हैं? क्योंकि आपके पास उतना लॉस लेने की क्षमता नहीं है और इधर ज्यादा होता है। ये बात सही है सर? लॉस की बात भी नहीं है, कैपिटल ही कम है ना। अगर आपके स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए है तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन राइट करना आप भूल जाइए, अनलेस अनटिल यू टेक अ हेज अपस्टेयर्स, मतलब आप ऊपर आउट ऑफ द मनी जाके थोड़ा एक कॉल बाय भी करेंगे, तभी आप एक कॉल लिख पाएंगे, एंड वाइस वर्सा पुट के साइड में। बट आप लिमिटेड पैसे से जब खेलेंगे तो आपका कैपिटल भी तो फटाफट इरोड होगा। जब आप लॉस लेंगे तो 1 लाख के ऊपर आपका लॉस भी तो ज्यादा होगा, आप फटाफट अभी कैपिटल। राइटर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है और राइटर का लॉस अनलिमिटेड है, इसलिए मार्जिन ज्यादा चाहिए। मार्जिन ज्यादा चाहिए तो कैपिटल ज्यादा चाहिए, कैपिटल ज्यादा चाहिए तो आपके पास है नहीं, इसलिए आप बायर हो गए। तो बाय डिफॉल्ट सिस्टमिक प्रॉब्लम है क्या कि मुर्गी पहले आया कि अंडा, वही वाला प्रॉब्लम है। इसका जवाब नहीं, इसका जवाब ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत सवाल लोग पूछते हैं कि राइटर ज्यादा, तो राइटर अच्छा मतलब पैसा कमाने के लिए कितना पैसा होना चाहिए कॉल राइटर बनने के लिए? देखिए, कॉल राइटर होने के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए बैंक निफ्टी में तो होने ही चाहिए, एंड मल्टीपल्स ऑफ दैट, उसके मल्टीपल्स होने चाहिए कम से कम। और उसके साथ मार्जिन तो रखनी पड़ेगी, मान लो सौदा मेरा कट गया हो तो नहीं। हाँ, तो मतलब थोड़ा तो आपको मार्क टू मार्केट रखना पड़ेगा। मार्क टू मार्केट देखिए, 2 लाख आप मार्जिन रखेंगे और डे टू डे M2M आपको सर्विस करना पड़ेगा। तो अगर आपकी पोजीशन लॉस में गई तो आज का M2M मतलब 2 लाख की मान लीजिए एक ट्रेड खड़ा किया उसने, राइट किया उसने बैंक निफ्टी का ना जी, बैंक निफ्टी का उसने ऑप्शन राइट किया जी, 2 लाख रुपए उसकी मार्जिन भरी जी। और M2M के लिए कितना कम से कम रखें? मतलब देखिए, अगर आप सोचें कि आपका स्टॉप लॉस कम से कम 500 पॉइंट होगा बैंक निफ्टी में, निफ्टी 1000 पॉइंट भी एक दिन में उड़ता है तो मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन देखिए, 1000 पॉइंट आप स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में लगाएंगे तो 4% का रिस्क हो जाएगा। एवरी डे आप एक 4-5% का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? नहीं, 2.5% का रिस्क हो गया, वो काल्पनिक तौर पे मान के चलते हैं। हाँ, तो आप, मैं एक राउंड फिगर के समझाने के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर आप 500 पॉइंट का रिस्क लेके चल रहे हैं बैंक निफ्टी पे, एक ऑप्शन राइट करके मैं 500 पॉइंट अनफेवर खड़ा रहूंगा, तो 30 × 500 15,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा और पैसा लेके चलना पड़ेगा। 2 lakhs + 15,000 मार्क टू मार्केट। अगर आप 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 2 lakhs + 30,000 2,30,000 लेके आपको चलना पड़ेगा। तो ये है असली खेल, क्योंकि पैसे इसमें ज्यादा लगते हैं और इसीलिए ऑप्शन राइटर ज्यादा पैसा। अच्छा, एक शब्द आप बार बार यूज कर रहे हैं कि इसमें मैथ्स है, मतलब इतनी बार आपने बताया, क्या मैथ्स की बैकिंग वाले लोग ज्यादा
सफल हो सकते हैं ट्रेडिंग में। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मैथ्स नहीं पढ़ी वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि मैथ्स का यहाँ बहुत खेल है बेसिक समझने के लिए, तो क्या ऐसा है क्या? देखिए मैथ्स तो आपको इसमें बेसिक लगेगी, विच इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, थोड़ी में भी जिसको थोड़ी समझ हो स्टैट्स की, वो स्टैंडर्ड डिविजन जो समझ सके उतने तक की अगर आपको समझ है और वो आप कैलकुलेशंस आपके माइंड में शार्प हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप डिसएडवांटेज में नहीं हो। बट येस, आप ये बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी वाइज जिनकी एनालिटिकल लॉजिकल थिंकिंग जिनकी थोड़ी बेटर है, मैथ्स थोड़ी बेटर है, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा इंजीनियरिंग का है, दे डेफिनेटली हैव अ स्लाइटली अपर हैंड, जिनको मैथ्स की समझ अच्छी है, स्लाइटली अपर हैंड। बट अगर आपको बेसिक मैथ्स आती है तो आप भी कोई बहुत पीछे नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा कोई एडवांस मैथ्स नहीं लग रही है इसमें। हाँ, मतलब इसमें अलजेब्रा नहीं लगाना, कॉस थीटा नहीं लगेगा, लेकिन मैं लगाने वाले सब कुछ लगाते हैं, लगाने वाले सब लगाते हैं, रिग्रेशन सब मॉडल्स लगते हैं। मेरे एक जानने वाले उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक दोस्त या कोई इंजीनियरिंग करके आया है और उसके बाद वो एक फर्म से जुड़ के बड़े बड़े फार्मूले बना रहा है ट्रेडिंग के लिए, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या वो कह रहा है कि वो उसके आधार पर ट्रेडिंग करेगा। उसने हज़ारों प्रोबेबिलिटी एआई में डाली है कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये मतलब सारी प्रोबेबिलिटी डाल के फार्मूला बना रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं वो कि जिसके आधार पर हम करेंगे। तो अब उसके लिए उन्होंने इंजीनियर को हायर किया जिसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो उसको मैथ्स बताती है। अपनी बात की सपोर्ट के लिए मैं दर्शकों के ज्ञान के लिए बता दूं, यूनान के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, अरस्तु हिंदी में उनको बोलते हैं। उन्होंने कहा था लेट नो मैन एंटर विदाउट द नॉलेज ऑफ मैथ। जो उनका इंस्टीट्यूट था उसके गेट पे लिखा हुआ था ये कि जिसको गणित नहीं आती है वो पॉलिटिक्स पढ़ने ना आए। क्यों? क्योंकि जो भी सर्वे ने देखा ना, वो बहुत हल्के में कहेगा, लेकिन वो बात को समझिए आप। जो आदमी मैथ्स को समझता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नहीं समझता वो कुछ जानता नहीं है, लेकिन जिस आदमी को मैथ बहुत आती है तो बाई डिफॉल्ट वो एनालिटिकल माइंड होता है, वो बहुत लॉजिकल माइंड होता है। इसलिए ये मेरे शब्द नहीं है, ये एरिस्टे के शब्द थे कि उनकी गेट पे लिखा हुआ था कि अगर आपको गणित नहीं आती तो आप पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ें। तो एनालिटिकल माइंड होना भी कितना ज़रूरी है इस ऑप्शन ट्रेडिंग और ये फ्यूचर्स एंड मार्केट में। तो मतलब क्या फिर ऑप्शन ट्रेडर हमारा बेचारा पैसे नहीं बना पाएगा? मतलब सब कुछ ही लोग अमीर होते रहेंगे क्या? नहीं, देखिए राइट टाइम पे अगर आप ऑप्शन बाय करके भी करेंगे, बहुत सारी ऑप्शन बाय की भी स्ट्रेटजीज हैं जो आप राइट टाइम पे ऑप्शन बाय करके भी पैसा बना सकते हैं। लेकिन देखिए स्टार्टिंग कैपिटल, सीधी सी बात है, स्टार्टिंग कैपिटल हमेशा ये डिसाइड करेगी कि आपकी इवेंचुअल जर्नी फिर कहाँ तक पहुँच रही है। जितनी अच्छी आपकी स्टार्टिंग कैपिटल होगी प्लस आपकी स्ट्रेटजीज बनी होंगी तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखिए हमारा ये शो ये बिल्कुल दर्शाने के लिए नहीं है कि पैसा नहीं बन सकता है, नहीं बनेगा। मैंने वही बोला कि आप शेयरों की मेंटालिटी में आके वो टॉप 5% में पहुंचने की कोशिश करिए, वो स्किल्स को बनाइए, ठीक है, एक हेल्दी ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए, उसको सीखिए। अच्छा देखिए, एक बाजार के सारे सेटअप्स को समझने के लिए एक मिनिमम बिजनेस साइकिल आपको देनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि चलो इसको हम क्वेश्चन में डाल दें। जी, एक जिसको आप कह रहे हैं स्किल्ड, जी, स्मार्ट इन्वेस्टर, जी, माफ कीजिएगा ट्रेडर, जी, कैसे बने? वो जो 1% 5% क्लब आप बता रहे हो, कैसे बने? वो ऐसे ही बने कि आपको ये जर्नी जो है, जो मैं बाबा रणछोड़दास का हमेशा बोलता हूँ कि भाई 3 इडियट्स का जब भी पढ़ाता हूँ, कि जब मेंटरिंग करता हूँ, कि भाई वो चीज़ कभी मत भूलो। पहले आपको काबिल बनना है, काबिल बनोगे उसके बाद कामयाबी आपकी। पहले काबिल बनना जरूरी है, स्टेप 1 यही है। इसको आप नीचे नहीं कर सकते अपने मन के हिसाब से। पहले आपको काबिल बनना है, उसके पीछे कामयाबी आएगी, कामयाबी के बाद में 3rd स्टेज पे पैसा आएगा। जैसे आपने पैसे को पहले किया और आपने अपनी स्किल्स, कामयाबी और बाकी वो सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं किया और पैसे को आपने ऊपर सुप्रीम कर दिया, तो आपकी द चांसेस दैट यू आर गोइंग टू फेल वो बढ़ते जाएंगे ना। मतलब क्योंकि आपने अपनी काबिलियत बनाई नहीं है। तो काबिलियत आपको बनानी पड़ेगी किसी भी चीज़। आप कोई भी बिजनेस करने जाते हो या आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो या कोई भी MBA करते हो, तो आप 2-2.5 साल उसको लगाते हो, पढ़ते हो उसको, कोर्स को। खुद क्यों नहीं जाके आप करने लगते? या अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग जब आपने की नहीं है तब तक गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है क्या बिल्डिंग खड़ा करने की? नहीं, क्योंकि आप बिल्डिंग बनाओगे वो गिरेगी। तो आपको 4 साल बीटेक सिविल करना ही पड़ेगा, 3 साल 4 साल बीटेक करोगे, एमटेक करोगे, 6 साल पढ़ाई करोगे, तब जाके आप 20 मंजिला इमारत बनाने का आपको, तब आपके साइन एज एन आर्किटेक्ट पेपर पे जाएंगे तब BMC उसको पास करेगा। अब आप सोचोगे नहीं मैंने तो 6 महीना किताब पढ़ी है और मेरे को कल नक्शा बना के कल बिल्डिंग बनानी है, तो आपको बनाने मिलेगी नहीं। बट इस बाजार में ये हो रहा है बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने बोला, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, जो लोग पढ़ के अपना 2-2 किताबें पढ़ के अब सोच रहे हैं कि एनालिस्ट बन गए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार की एक बिजनेस साइकिल 7 साल की होती है। सारे फ्लेवर कलर उसमें, लीडिंग सेक्टर, मिडिल सेक्टर, लैगिंग सेक्टर, सारा का साइकिल देखना, खेलना, समझना, उसको एक 7 से 8 साल एक बिजनेस साइकिल होती है। अब आप सोचो कि आप उस बिजनेस साइकिल को देखो भी नहीं और आप बोलो कि मैं बाजार का ज्ञाता हो गया, तो ये अपने आप में फंडामेंटली रॉन्ग हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो आपको कम से कम बाजार को टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 7 से 8 साल मिनिमम आपको सारी बिजनेस साइकिल्स देखने और समझने के लिए। एंड टाइम इज मनी।
तो अगर उस टाइम को अगर आपको बचाना है तो फिर आपको जाके कहीं एमबीए, अब प्रॉब्लम यही है कि एमबीए ट्रेडिंग कोई कोर्स है नहीं, कोई कोर्स नहीं है क्या? सर हम और आप बनाते हैं फिर, और तो कोई एक ट्रेडिंग का कोर्स ऐसा 6-8-12 महीने का बनाना पड़ेगा जहां लोग पढ़ के उसको करें। सच में कोई कोर्स नहीं ट्रेडिंग का, एमबीए इन ट्रेडिंग कहीं नहीं है। पीएमएस मैनेजमेंट थोड़ा लंदन की 2 यूनिवर्सिटीज में है जहां 1.5-2 साल पढ़ाते हैं पीएमएस ट्रेडिंग, वो सब एग्जैक्ट पोर्टफोलियो भी मैनेज करने देते हैं। इंडिया में नहीं है ट्रेडिंग का कोर्स। इंडिया में तो अभी मेरे जानकारी में तो नहीं है जहां पे आपको एक फंड मैनेज करने मिल जाए एज अ स्टूडेंट। यूके में एक यूनिवर्सिटी है जहां पे वो अपने खुद की यूनिवर्सिटी का फंड स्टूडेंट्स के थ्रू संभालते हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड ईयर वाले के साथ मिलके उस फंड को संभालते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो बिना सीखे अगर आप ये करना चाहेंगे तो डेट्रीमेंटल है। तो मेरे हिसाब से देखिए, या तो आप 8 साल दे दीजिए, या आप एक कोई जैसे एक वाइन होती है, अच्छी वाइन 10-12-15 साल कैस्केट में रखी, उसको डिस्टिल करके, तो फिर आप एक अच्छा मेंटर गुरु पकड़िए, क्योंकि कोर्स तो अभी कुछ है नहीं, और उससे सीखिए, ताकि आपकी वो 8 साल की लर्निंग वो आपको कहीं 8 महीने में कंप्रेस करके दे, तो आपके 7-7.5 साल बचेंगे, जहां पे आप इकोनॉमिकली फिर वो तुरंत आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको उसको सीखना पड़ेगा, और उसी से सीखना पड़ेगा जो 6-8 साल 8 साल 10 साल खुद बाजार में दे चुका है। क्योंकि जिसने खुद 8 साल नहीं दिए, तो हिंदी के कहावत हमें दादाजी बोलते थे, नीम हकीम खतरा है जान, तो वैसा वाला काम नहीं करना है। या तो खुद पढ़ लीजिए 8 साल, खुद सीख लीजिए, या तो किसी से सीख लीजिए। तो या तो खुद सीखने जाएंगे तो बाजार आपसे फीस ले लेगा, पैसे ले लेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट, आप बाजार में उतरेंगे थोड़े प्रॉफिट लॉस सब होंगे। तो या तो आप बाजार को पैसे दे दीजिए, या पढ़ के कहीं सीख लीजिए, कहीं कोर्स कर लीजिए, चले जाइए यूके। नहीं, बाजार से सीखने में दिक्कत है। देखिए, बाजार में अगर आप सीख रहे हैं गलती कर करके, तो आप उस बाजार से क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकते हैं, ये मेरा ट्रेड क्यों गलत हुआ था जी। सर्वेन जी से तो दिन में 3 बार फोन करके पूछूंगा कि आपने बस समझाया था लेकिन ये चल नहीं रहा, तो सर्वेन जी जवाब देंगे। तो मार्केट को 8 साल तक फीस देने का क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझदारी उसी में है ना। देखिए, समझदार आदमी आप दूसरे की जीवनी क्यों पढ़ते हैं? आप धीरू भाई अंबानी की जीवनी क्यों पढ़ेंगे? इसके लिए कि भाई उन्होंने क्या ऐसा किया ताकि वो मैं उनसे जल्दी कर सकूं। उन्होंने अगर एक अपनी जीवनी लिखी और 30-40 साल का अपना एक्सपीरियंस डाला कि भाई सक्सेसफुल होने के लिए ये मंत्रास हैं, उन मंत्रास को अगर मैं कल से फॉलो करना शुरू करूं तो मेरी जर्नी उनसे थोड़ी फास्ट हो सकती है। किसी की भी जीवनी XYZ आप जब पढ़ते हो किसी सक्सेसफुल आदमी की, इसीलिए ताकि इंस्पिरेशन लेके आप अपनी जर्नी थोड़ी फास्ट कर सको, और लर्निंग आपकी थोड़ी कंसाइज और एक अच्छी वाइन के जैसा आपको बहुत जल्दी मिल सके, टाइम बचे। द होल आइडिया इज टू सेव योर टाइम एंड स्टार्ट बीइंग इकोनॉमिकली एक्टिव, इकोनॉमिकली वाइबल फ्रॉम एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, एक और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मान लीजिए देश में 100 ट्रेडर हैं टोटल जी, अब उसमें से 5 ही जीतेंगे जी, 95 तो हारना है जी। देखिए, इसमें एक मज़ेदार बात ये कि अगर निफ्टी का 15% रिटर्न बनता है एवरेज जी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तो 30% से कम बनाता ही नहीं हूँ, तो यार किसी को तो जीरो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 30 तो भी बनेगा जब उसका जीरो होगा, किसी का जीरो होगा। तो ये विनर लूजर गेम, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब इसमें इमोशन मत लगाइएगा कि आप एकदम से उछल जाए। किसी का जीरो होगा तभी दूसरे का 30 बनेगा, क्योंकि वो एवरेज 15 है। तो अगर 100 लोग हैं उसमें 5 लोग जीतते हैं, 95 लूज करते हैं, लेकिन वो सारे 100 लोग आ जाएं कि सरवन जी मुझे सिखाओ, आप उस 5% क्लब में लाओ, क्या पॉसिबल है? पूरे सबसेट को कोई नहीं सिखा सकता। तो यही प्रॉब्लम है आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फुरूज जिनको मैं बोलता हूँ, 2 ही तरह के एनालिस्ट हैं। जिनको वो मैथ समझ में आती है, जो मैंने आज समझा दी, जिनको वो मैथ समझ में आती है कि ये खेल पॉसिबली 8-10 लाख लोगों का ही है, वो सभी के डेटा में भी वो चीज एकदम क्लियरली निकल के आई है कि ये गेम इंडिया में फिलहाल एज ऑफ दैट डे, एज ऑफ दोज 3 years 8-10 लाख लोगों का ही खेल था। तो मुझे एकदम अपने आप में कोई ऐसा भ्रम नहीं कि वो पूरे 10 लाख ट्रेडर मैं तैयार कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद मानता हूं कि मेरे जैसे इंडिया में और 10 अच्छे लोग होंगे, आप भी हैं, आप ऐसे और 10 अच्छे एंकर्स और अच्छे 10 इन्फ्लुएंसर्स होंगे। तो आई कैन नेवर बी द होल सबसेट। तो 100 के 100 मैं नहीं ट्रेन कर सकता, और 100 के 100 को मैं वैल्यू नहीं ऐड कर सकता। तो जो लोग ये दावे करते हैं कि मैं 10 लाख 20 लाख लोगों को फाइनेंशियली फ्री कर दूंगा, मेरा मोटो है कि मैं 1 करोड़ लोगों को फाइनेंशियली फ्री करूं और सिखाऊं, वो कभी होगा नहीं। उस आदमी को खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहा है। मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं कि सारे ट्रेडर पैसे एक ही ट्रेडर सबको ट्रेन कर दे और सबको ट्रेन भी कर दें आप। हाँ, और खुद भी कमा ले। मैं अगर अपनी आइडियाज किसी को दूंगा तो मेरा भी तो पिज्जा आधा हो रहा है। आप ये करो कि क्रिकेट टीम के 11-15 खिलाड़ी पूरे विराट कोहली नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते, कोई नहीं सकते, नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एवरीबॉडी कैन नॉट बी सचिन एंड विराट, हर एक अलग अलग होगा, जबकि सब वही गेम खेल रहे हैं, और सबके कोच एक ही है, गंभीर जी। हाँ, फिलहाल तो वही है लाइटर नोट में कि सबके कोच गौतम गंभीर है, लेकिन सब वैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो गेम ही प्रोबेबिलिटी का है। क्रिकेट में भी हम जब मुझे किसी ने एक दिन ऑप्शन में कहा, मुझे बताओ क्या होता है ये, तो उन्होंने कहा कि देखो फ्यूचर ऑप्शन कैसा जवाब कि राइटर क्यों जीतता है, कि उसने मान लो एक शर्त लगाई कि आज सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारेगा कि नहीं मारेगा जी, तो राइटर कहेगा नहीं मारेगा, और उसने आपसे शर्त लगा ली और आपने कहा नहीं मारेगा। तो
आपने एक बॉल से लेकर के मतलब एक रन से लेकर के 100 रन तक 100 टाइम रिस्क लिया है, क्योंकि वो किसी भी बॉल पे आउट हो सकता है जी। आप हार जाओ, जैसे आउट हो आप हार गए। और जिसने 100 पे लगाया उसको सिर्फ 100 पे इंतजार करना है कि अगर वहां तक आ गया तो मैं हारूंगा जी। तो प्रोबेबिलिटी देखिए आप कि आप 99 टाइम्स आप लूज कर सकते हैं और वो एक टाइम लूज करेगा। बिल्कुल। और वो भी दिन खत्म होने से पहले सेंचुरी लग जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी लगाएंगे, वो विद इन पारी जो 50 ओवर खेलना उसी में सेंचुरी मारनी है। उसी को एक्सपायरी बोलते हैं। उसी को एक्सपायरी बोलते हैं। तो इस एक्सपायरी तक पैसा कमा लो तो तुम्हारा, नहीं तो हमारा। और उसमें भी छक्के चौके मारो, अगर वो धीरे धीरे भी बनेंगे तब भी नहीं बनेंगे पैसे, तभी नहीं बनेंगे। तो ये इतना जटिल और कठिन गेम है ये कि इसमें हर आदमी अपने को सक्सेसफुल कर लेगा, ये संभव नहीं है। ये आपको सुन के शो बहुत आप हिल गए होंगे, लेकिन दोस्त क्या करें, सच्चाई है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखा सकता ना कि हर आदमी ट्रेड करके पैसा बना लेगा। तो मेरा सिर्फ यही काम है कि आपको समझाएं, आप सीखिए। जिन लोगों को आता है, सरवेन जी को इतना समझदारी आती है, इनको इन्होंने क्या नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग की जर्नी इन्होंने की है, तो आप इनसे सीखिए। जिसमें आपको भरोसा हो, जिससे आपको लगता है कि आदमी सिखा सकता है, उससे सीखिए और टिप लेने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल नहीं, सीखिए और खुद करके देखिए, स्ट्रेटजी समझिए। हम लोग हमेशा कहते हैं कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा जी, मछली नहीं दूंगा। आप सीखिए, उसके बाद खुद करिए, देखिए कि आप सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। ये तरीका हो सकता है जी। बिल्कुल, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि स्पून फीडिंग नहीं, नो स्पून फीडिंग। खुद करिए, खुद समझिए, चीजें मैं दिखाऊंगा, आप उसको बनाइए, उसको करिए। और जैसे मैंने बोला कि इक्विटी सेगमेंट में करंट सेटअप में मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा ट्रेडर, अगर मैं मानता हूं 10 मेरे जैसे 10 और ट्रेनर अगर इंडिया में हैं, तो 5 मैक्सिमम 10,000 लोगों को इक्विटी साइड में आप ट्रेन करने के बाद अगर आप करोगे तो उसके बाद 11,000 वाले या 12,000 वाले के पैसे नहीं बना पाओगे आप, डाइल्यूट कर, तो नाम मेरा खराब होगा कि सर से पड़े पैसे नहीं बन रहे। तो मैं जब अपनी कंपनी अब ट्रेडिंग प्राइड जब चालू करूंगा, मैं शेयरों की एक प्राइड चालू करने वाला हूं, तो मैं ऑडिट कराऊंगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट का और बोलूंगा कि 10,000 ट्रेडर के बाद हम सब्सक्रिप्शन लेंगे ही नहीं, हम पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम उसके आगे पढ़ा ही नहीं सकते। सो वो ऑडिट करके बिग फोर से दिखाऊंगा कि भाई 10,000 के ऊपर नहीं लिया इक्विटी सेगमेंट में, उस दिन वो दुकान बंद। एंड सेम अगर किसी को कमोडिटीज और इंटरनेशनल मार्केट्स करने तो मे बी अनदर फ्यू थाउजेंड। बट एक 30-40 हज़ार ट्रेडर तैयार करने के बाद आप वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे। एक पर्टिकुलर एनालिस्ट, एक पर्टिकुलर बंदा, फिर आप दुकान चलाओगे। हाँ, फिर उसके ऊपर अगर आप कर रहे हो तो आप गलत, सामने वाले के साथ फ्रॉड कर रहे हो। राइट। तो अगर आपके 30-40 हज़ार अच्छे ट्रेडर्स बना दिए आपने जिंदगी में, तो आई थिंक इट्स अ गुड इनफ जॉब। वो भी बहुत ज्यादा फिगर हो गया। 5-10 हज़ार अच्छे ट्रेडर आपने बना दिए, उनको वैल्यू ड्राइव होती रही, वो आपके गुणगान कर रहे हैं, वो आपको दुआएं दे रहे हैं। आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं है। उसके बियॉन्ड यू एंटर द टेरिटरी ऑफ फ्रॉड, नोइंगली डूइंग इट। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो मैथ्स मालूम है, मैं 10,000 के आगे पढ़ाऊंगा ही नहीं। ये मेरा अपने आप से ही वचन है। तो मैं अगर मेंटरिंग कर रहा हूं, मैं 10,000 लोगों के ऊपर की मेंटरिंग नहीं करूंगा इक्विटी सेगमेंट में, क्योंकि उसके बाद उनको वैल्यू नहीं मिलेगी सर, और मेरा नाम खराब होगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें देखिए, बहुत सारे जो छोटे छोटे फंड मैनेजर हैं, उन्होंने शॉर्ट पीरियड में पिछले 2-3 साल में मार्केट बहुत अच्छा था तो 30-40% के रिटर्न बना के दिखा लिए जी। लेकिन क्या वो आगे 10 साल 30% बना पाएंगे? पॉसिबली नॉट, क्योंकि हिस्ट्री दिखाती है कि 15% से ऊपर बनाना, 15% भी आप बना लो तो आप बहुत सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल में से एक होगे। तो वो एक कठिन काम है। सर, मैं शो खत्म करने से पहले एक मेरे मन में प्रिडिक्शन कराना है आपसे जी। सोना बहुत भाग गया है, 90,000 दाम हो गया है। मतलब कल मैं वैसे देख रहा था कि क्या भाव हो गया, तो 3,000 तो वहाँ पहुँच गया है जी, इंटरनेशनल प्राइस। और इंडिया में देखो 90,000 रुपये तोला, मतलब 10 ग्राम जी। कहाँ पे जाए गोल्ड? देखिए सर, बात वही है कि जैसे जैसे प्रिडिक्शन करते जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी भी होती जाती है कि ऊपर के टारगेट्स की प्रोबेबिलिटी, जब आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बाजार में समझना कि इट्स अ प्रोबेबिलिस्टिक साइंस। टेक्निकल एनालिसिस ये नहीं बोलता कि 100% कुछ होगा, 70-80% आप सही जाओगे। तो गोल्ड आपके चैनल पे ही जब हम थे तो $1,280 से आज तक कभी मंदी तो बोली नहीं है। दिवाली का भी टारगेट 3,000 का दिया था, चलिए दिवाली से 3 महीने बाद आ गया, उस समय 2,900 तक गया था। तो आई थिंक मेरे भी 3,000 वाले टारगेट्स डॉलर टर्म्स में आ चुके हैं। रुपया क्योंकि वीक हो रहा है, तो हमारे यहाँ में भी ये टारगेट थोड़े और एक्सटेंड हो सकते हैं। और यूएस में भी जिस तरह का अभी ओवरऑल ग्लोबल जियोपॉलिटिकल माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कि इसी लेग में, देखिए करेक्शन भी ड्यू है। मैं हमेशा ही नहीं बोलूंगा वन साइड ही कोई चीज चलती रहे, मजा नहीं आता है। 2,000 वाला नॉन स्टॉप 3,000 हो गया, तो फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो टेक्निकल वाले को दोनों तरफ पैसे कमाने के लिए मिलते हैं, थोड़ा बेच के भी, थोड़ा लेके भी। तो मुझे लगता है कि ये लेग मैच्योर है। जैसे मैं हमेशा मुनाफा मानने को ही बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि थोड़ा सा एक्सटेंशन जियोपॉलिटिकल के हिसाब से चल रहा है, तो मुझे लगता है 3250 to 3300 आपका डॉलर टर्म्स में, और इंडिया में भी मे बी अनदर, वो एक साइकोलॉजिकल और एक यूफोरिया वाला 1 लाख वाला आंकड़ा अगर आ जाए तो शायद आ सकता है।
वाह, चांदी ने ऑलरेडी 1 लाख कर दिया। चांदी ने तो, अरे कई लोगों से मैंने बात की तो गोल्ड पे तो लोग बहुत बुलिश है अभी भी। मैंने उनसे कहा कि 50% चल चुका है भाई, तो थोड़ा करेक्शन, बोले छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे लेकिन बहुत लंबे लंबे टारगेट लॉन्ग रन में तो बहुत बुलिश है, लॉन्ग रन में बहुत बुलिश है। बट क्योंकि ये वाला लेग, देखिए ये लेग चला कहाँ से है, $1250 से ऑलमोस्ट बीच में करेक्शन आए। बट मैं तो अपने एलियट वेव के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक बड़ा साइकिल मैच्योर हो रहा है 1560-70 से लेके जो अभी तक ये 3033 हो जाएगा, वहाँ कुछ तो एक मैच्योर होगा, एक लेग, फिर एक छोटा करेक्शन, फिर लॉन्ग रन में तो डेफिनेटली गोल्ड इज, लॉन्ग रन में तो आप गोल्ड में हमेशा एसआईपी करके चलेंगे। एसआईपी अगर आप करनी है तो गोल्ड में करिए, लॉन्ग रन की करते रहिए, क्योंकि उसके ऊपर के टारगेट्स आते रहेंगे। एक फन फैक्ट के साथ इस शो को खत्म कर दें। 1999 से 1999 से 2024 दिसंबर दोनों में ले लो आप, हाँ निफ्टी का रिटर्न 13% है जी, गोल्ड का इससे 0.9% कम है, 12% मान लीजिए आप जी। तो ऐसे हम लोग मजाक में कहते हैं कि यार हमारे घर की जो बहन है, माँ है, भाभियाँ हैं, वो फंड मैनेजर ज़्यादा स्मार्ट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिना कुछ किए, क्योंकि रियल वैल्यू, जो रियल हार्ड एसेट है उसको लेके चल रही, हार्ड एसेट लेके चल रहे, पेपर में नहीं है। मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये वो पेपर एसेट्स हैं आपके, बट वो गोल्ड तो हार्ड एसेट है। कमोडिटीज को हमेशा हार्ड एसेट्स माना गया है। तो वो भी 12-13% बना रही, वो भी 12-13% बना रहे हैं भैया, तो फिर मतलब मैं इस इंडिया का डेटा तो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको अगर यूएस का ये फिगर दे दूं तो इट इज मोर शॉकिंग। 1999 में जब डाउ 10,000 था, 11,000 था, बट मैं राउंड फिगर बोल रहा हूं, जब 1999 में डाउ 10,000 था, यही 99 के डेटा से, तो गोल्ड था $200। ओके, डाउ 40,000 है, 4 टाइम्स। सोना 15x है। तो यूएस वाले को तो गोल्ड ने ऐसा रिटर्न दिया है कि ये जो लोगों को भ्रमित करते हैं ना कि गोल्ड इज अ यूजलेस एसेट, गोल्ड इज अ यूजलेस एसेट, नो बॉस, यू नीड टू नो कि किस पीरियड में आउट परफॉर्म करेगा। तो 15x डाउ को 3x से बीट किया है गोल्ड ने लास्ट 20 साल में, 24 साल में। मैं तो देखता कि जो लोग ये म्यूचुअल फंड वाले लोग कहते हैं ना कि अरे यार एसआईपी का असली खेल तो 5 साल के बाद शुरू होता है, जब कंपाउंडिंग का असली मजा आपको आता है वो 5-8 साल बाद, 10 साल 15 साल के लिए एसआईपी करो, तो इधर कर दो ना भैया गोल्ड में। बिल्कुल 15x रिटर्न्स इन 25 ईयर्स, और वहां पे आपके खाली 4x रिटर्न्स है, फार सुपीरियर। 4x 400% से ज्यादा बीट किया है, 4x नॉट 400%, 400, हाँ 4x से बीट किया है गोल्ड ने S&P 500 और डाउ को। हाउ गुड इज दैट डेटा? बट लोग देखते ही नहीं है, क्योंकि आदमी शॉर्ट टर्म में भ्रमित होकर चल रहा है, डीप जाके रिसर्च नहीं कर रहा है कि भाई कौन सा एसेट में वैल्यू है, कौन सा आउट परफॉर्म करेगा। अब क्योंकि देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि 25 साल से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा अंडर परफॉर्मेंस का। तो मैं कह रहा हूं ये करवट गोल्ड की वैसी हो सकती है कहीं आगे जाके कि अब थोड़ा अंडर परफॉर्म करे 3-4 साल, क्योंकि 25 साल से रेगुलरली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब जब बाकी लोग गोल्ड पे बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, मैं एक स्टेप बैक लेके बोल रहा हूं कि भाई मैंने जो कमाया है पहले मैं वो घर लेके जाऊं, बाकी बातें उसके बाद में। तो देखिए, इस शो की एक लर्निंग ये भी है कि इस शो को सुन करके आप कोई ट्रेड मत ले लेना। ये हमेशा मैं हर शो में कहता हूं कि इस शो का मकसद बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं। हम गोल्ड पे बात करें, इक्विटी बात करें, आप अपना दिमाग लगाइए। इतनी देर की 1 घंटे की जो हम कसरत कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आप सीखो। मुझे या सर्वेन को सुन के अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप फिर वही गलती करो, मेरी 1 घंटे की मेहनत बर्बाद हो रही है। लर्न, पढ़ो, देखो, समझो, किसी कोच को हायर करो, उसको फीस दो, मार्केट में फीस देने के बजाय, तो आप सीख पाएंगे। मकसद यही है कि आपको उस मार्केट की क्रूड रियलिटी आपके सामने रख दें, फिर आप डिसाइड करो कि आपको कैसे एक सफल ट्रेडर बनना है, जो कि बहुत कठिन है। जीत की संभावना 5% है उसमें, लेकिन आप बन सकते हो। वो 5% में आप हो सकते हो, ये तो कोई कह नहीं सकता कि उस 5% में कोई और हो सकता है, आप भी हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये शो इसीलिए था सरविंद भाई जी कि कई लोग मुझे एक मेरे ट्विटर पे कई लोग लिखते हैं कि अरे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, तो तब क्यों नहीं बताया जब मार्केट पीक पे था। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि इसीलिए हमने ये शो आज भी किया और सरवेन के साथ किया कि सरवेन जी पिछले 1 साल से, और मैंने जब नौकरी छोड़ी तो उसके इमीडिएट बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि मार्केट मुझे पीक आउट होता हुआ दिख रहा है। तो ये अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमको ये मत कहो कि हम आज आपको बता रहे हैं, हमने आपको समय पे बताया था और मेरा काम भी यही है। मैं गलत भी हो सकता मैं गलत हो जाता, उसके बाद मार्केट और 20% ऊपर जाता। तो इसलिए आपको समझाया जा रहा है कि प्लीज अंडरस्टैंड, मार्केट को समझिए, न मेरी सुनिए ना सरविंद जी की सुनिए जी, अपनी सुनिए, पढ़ाई के आधार पर सुनिए। हमसे जो मदद हो सकती है वो आपकी हम जरूर करेंगे, और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आपके डिसीजन मेकिंग में 1% भी अगर हम कंट्रीब्यूट कर पाए तो मैं अपनी इस पूरी योजना को, प्रयास को सफल मानूंगा। तो सरविंद जी,
एक पार्टिंग थॉट इसमें, एनालिस्ट छांटने का तरीका हाँ अच्छा है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं किसी भी चैनल पे, किसी भी उसके टाइमलाइन पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, जो आदमी आपको 10 में से 3 साढ़े 3 सेल कॉल नहीं दे पा रहा है, या 10 में से जो हमेशा एक ही डायरेक्शन रह रहा है, तो बाय बाय बोल रहा है, तो सेल सेल बोल रहा है, जो टर्न नहीं कर पा रहा है और एटलीस्ट 60-40 70-30 के रेशियो में बाय सेल दोनों नहीं कर पा रहा है, वो एनालिस्ट है ही नहीं, उसको सुनना बंद कर दीजिए। तो अगर आप 2024 का मेरा ही डेटा लेंगे तो मैंने 10 कॉल दिए होंगे निफ्टी पे सपोज, तो उसमें से 6-7 इस साल सेल में रहे, 3-4 बाय भी दिए। इलेक्शन के बॉटम पे ही आपके चैनल पे बोला था कि भाई 2000 चलेगा, फिर 2000 चलने के बाद बोला कि अगर 24,000 का ब्रेकआउट हुआ तो 26,200 तक के फाइनल टारगेट है, तो वो तेजी भी बोली थी। और फिर बाद में फिर पलट के बोला कि अब अक्टूबर का महीना आ गया, अब यहां से पिटाई होगी, क्योंकि वो साइकिल्स 40 साल की वो बोल रही थी और सब उसको सीख सकते हैं, सब उसको देख सकते हैं। मैंने कोई इस पर प्रोपराइटरी अपना दावा नहीं किया है, बट द होल आइडिया है कि जब आप किसी मेंटर के साथ जुड़ते हो तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के देता है आपको, क्योंकि उसने 20 साल का एक्सपीरियंस पीछे से ला रहा है। तो चाहे कहीं से भी करें, जब तक कोर्स नहीं बन रहे तब तक किसी इंडिविजुअल को ही पकड़ना पड़ेगा। अच्छे इंडिविजुअल को पकड़िए। और मैंने छांटने का तरीका बता दिया। हर वो एनालिस्ट जो खाली यूनिडायरेक्शनल है, या तो बाय या तो सेल, वो सही एनालिस्ट नहीं है। 60-40, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब आप बुल मार्केट बेयर मार्केट के रेशियोज देखते हैं तो देयर इज अ रेशियो अराउंड 60-65% बीइंग इन अ बुल्स जोन एंड 30-35% इन अ बेयर मार्केट जोन। तो इतिहास जब बोल रहा है कि हर 3 साल पे एक बड़ा 40% का करेक्शन आता ही है और आप उसको डिनाई करके आंख बंद करके बैठे रहो, तो ये तो मेरे ख्याल से मूर्खता है। तो एवरी गुड एनालिस्ट हैज टू बी एबल टू गिव यू 6 to 7 लॉन्ग कॉल्स, देन ही शुड आल्सो बी एबल टू गिव यू 3-4 सेल कॉल्स। परफेक्ट। तो इसी नोट पे खत्म करेंगे और ऐसे ही और हम सरवेन जी के साथ डीप डिस्कशंस करेंगे। जैसे अभी बीच में एक शब्द में यूज किया, एलियट वेव जी, फिबोनाची कुछ होता है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं। मुझ पे पूरे एक एक हम लोग कोशिश करेंगे आपको समझाएं सिखाएं, तो वो भी आप सीखिएगा। और एक मेरी अपील और आप लोगों से शिकायत भी है कि आप लोग शो देख लेते हैं, अच्छा लगता है मुझे, सब्सक्राइब भी कर लो ना यार। मैंने एक शो किया था जिसपे 80% लोगों ने वो शो सब्सक्राइब ही नहीं किया, देख लिया। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आप प्लीज़ देख रहे हो और आप पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। उससे मुझे लगता है कि हाँ, मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिस्कशन के लिए। सरवेन जी का विशेष शुक्रिया कि उन्होंने हमको पूरा ग्राफिकली भी समझाया। तो दोस्त, ये गेम बहुत टफ है, लेकिन आप विनर हो सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।